वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड कायम। 41,829 का नया शिखर पार करने के बाद बैंक निफ्टी में हल्का दबाव, लेकिन हर निशान में लौटा मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी में भी कंसोलिडेशन कायम। सुस्त बाजार में ऑटो और टायर शेयरों में तेज रफ्तार, 5% से ज्यादा उछाल के साथ वायदे का टॉप गेनर बना एमआरएफ। वहीं बालकृष्णा अपोलो टायर में भी दिखी जोरदार तेजी। ऑटो कंपनियों में मारुति में 2% से ज्यादा का उछाल। अशोक लेलैंड का ईवी को लेकर मेगा प्लान। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बोले, दोस्त और बड़ा दोस्त एलसीवी का इलेक्ट्रिक वेरिएंट अगले 6 से 9 महीने में करेंगे लॉन्च। एलएनजी और सीएनजी पर भी बढ़ाएंगे फोकस। पीवीआर के शेयर में आज हुई बड़ी ब्लॉक डील। 9.5% हिस्सेदारी ने बदले हाथ। पी फर्म्स ने बेचे शेयर। सौदे के बाद पीवीआर करीब 4% तक फिसला। 2, 1। तमिलनाडु मर्केंटाइल के आईपीओ की सुस्त लिस्टिंग। शेयर इशू प्राइस 510 पर ही खुला। उधर दूसरे दिन करीब 6 गुना भरा हर्षा इंजीनियरिंग का आईपीओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है कमाई का अड्डा। दिल्ली से वीरू और मैं मुंबई स्टूडियो से हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज हमने फिर मजबूत चाल देखी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कल की आउट परफॉर्मेंस के बाद आज थोड़ी सी सुस्ती या ये कहे थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। 17,900 अब आपके सामने। निफ्टी के लिए 60,029 के लेवल्स सेंसेक्स पर, लेकिन ध्यान दीजिएगा निफ्टी बैंक की चाल पर। निफ्टी बैंक जिसमें कल सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली थी, वो इंडेक्स इस समय 80 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। आज सुबह में 41,840 तक के लेवल्स भी इसने छुए और ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली आना शुरू हुई है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आप कहें इसे। आउट परफॉर्म क्या कर रहा है आज? तो मिड कैप इंडेक्स 111 अंकों की बढ़त। इसीलिए आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो तेजी की तरफ थोड़ा सा फेवरेबल ट्रेड बनने की कोशिश हो रही है। सुबह में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट दोपहर में मिड कैप्स की जो चाल है वो ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दी। यहाँ पर ऑटो कंपनियों में जोश देखने को मिला है। चुनिंदा पावर, कैपिटल गुड स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन जो दबाव है वो अभी भी कायम है, खासतौर से टेक्नोलॉजी कंपनियों की ओर से। और आज मेटल्स में भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो ये इनफैक्ट मार्केट का ओवरऑल हाल है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो और आज एक्सपायरी के लिए खास तौर से क्या लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझना जरूरी है। वीरू थोड़ा सा शांत होता हुआ, शायद एक्सपायरी का ही इम्पैक्ट है। ये बताइए आज क्लोजिंग के लिहाज से कौन सा स्तर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? आज का लो उसे रिस्पेक्ट करना या फिर 18,000 के ऊपर टिकना? देखिए हर्षा, गुड आफ्टरनून। और अब तक का लो हर्षा देखिए बहुत क्रिटिकल रहा है, मीनिंगफुल रहा है, और अब तक की जो गिरावट रही है वो भी अगर आप देखें काफ़ी हद तक जो कहते हैं कंट्रोल्ड फॉल, उसकी आप संज्ञा दे सकते हैं। देखिए हर्षा, आज सुबह मेरी अप्रोच बिल्कुल क्लियर कट थी कि कल की बड़ी कैंडल जिसमें एक बड़ा शब्द था, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम लोअर एज, उसको जस्टिफाई करने के लिए और यहाँ से आगे का मूव हासिल करने के लिए आपको एक कंसोलिडेशन के दिन की ज़रूरत थी, और एक्सपायरी का दिन उससे बेहतरीन दिन नहीं हो सकता। आज सुबह मैंने कहा था कि इनफैक्ट स्टॉक फ्यूचर से फोकस कीजिए, इंडेक्स से दूर रहिए, और इंडेक्स से अगर ट्रेड करेंगे, अगर आप एक बहुत कंपल्शन है आपके अंदर, तो आपको एक रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा। और वो रेंज क्या थी निफ्टी पे, लेके आइए जरा। रेंज थी 18,121 ऑन द हायर साइड। आज का इंट्राडे हाई है करीब 18,100। लोअर एज था हर्षता करीब 17,866, और इंट्राडे लो वही है। जो आपका प्रश्न था कि किस हद तक ये जो गिरावट है मीनिंगफुल रहेगी और एक रिस्पेक्टफुल अगर आप देखें क्लोजिंग रहेगी, अगर हम इन लेवल्स पे भी 895, 910, 950 इस लेवल के ऊपर भी क्लोज होते हैं और अपना 10 डेमा सिक्योर करके ले जाते हैं, तो मैं इसे एक अच्छी और एक अगर देखिए ठीक ठाक ओपनिंग क्लोजिंग मानूंगा हर्षता। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आज का लो जो मैंने लोअर ट्रेजेक्ट्री बिलीव की थी कि हो सकती है अगर हम ऊपर हायर लेवल से नीचे आए, तो वो थी करीब 40,080, और 40,110 लो है अब तक का, 41,000 माफ कीजिएगा। तो मैं ये कहूँगा हर्षता कि
आपको इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। आज कल हमने एक बेहतरीन ट्रेड लिया, और अगर आपने ट्रेड नहीं किया है तो अपने आप को रेस्ट दीजिए। आज थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं। बहुत सारी थीम जो है इस बाजार में चल रही है। मैं आज ऑप्शन स्टैट्स नहीं देखूंगा। आई विल नॉट प्रिडिक्ट कि मुझे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर किस डायरेक्शन में करना चाहिए। मैं आज हर्षता इस आखिरी के 1.5 घंटे में रेस्ट लूंगा। इंडेक्स को छोड़िए, स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। कोई ऑप्शन डेटा नहीं देखूंगा। अभी खामखा अपने आप को इंडेक्स ट्रेड में इंडल्ज करने की जरूरत नहीं है हर्षता। ओके, तो इंडेक्स के ट्रेड में मत उलझिए, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दीजिए, वहां पर रिटर्न्स और वहां पर पैसे बनने के ज्यादा चांसेस। तो चलिए स्टॉक्स की ही बात करते हैं, और स्टॉक्स जो आज ट्रेंड कर रहे हैं तेजी और मंदी की तरफ, उसका जायजा ले लेते हैं। आज अलग अलग पॉकेट्स में हमने देखा थोड़ा सा एक्शन, लेकिन तेजी की अगर बात करें, मारुति आज का टॉप परफॉर्मर है 9,200 के लेवल्स पर, 2.5% ऊपर है काउंटर। इनफैक्ट सुबह में इसमें 3% से ज्यादा की तेजी बनती दिखाई दी। तेजी का ट्रिगर यह है कि बोफा सिक्योरिटीज ने 10,500 का टारगेट दिया, स्टॉक आज झूमा है, तेजी में है। आयशर मोटर्स में 2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट सीएम की बैठक भी चल रही है, तो वहां से भी कुछ कई सारी मैनेजमेंट्स के बयान आ रहे हैं डिमांड को लेकर, ओवरऑल नए लॉन्चेस को लेकर, और वो भी एक पॉजिटिव रुझान ही पेश कर रहा है। इसका फायदा अगर ऑटो बड़े प्लेयर्स भागते हैं तो टायर कंपनियां, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में भी कुछ असर देखने को मिलता है। तो ये देखिए काफी दिनों बाद 4% की तेजी पर, ध्यान रखिएगा एमआरएफ अब 90,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक समय था कि 1 लाख का भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर आज बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला, और अपोलो टायर्स भी करीब 4% ऊपर है। तो ये तेजी वाला पूरा पैक ऑटो से जुड़ा हुआ। क्या नहीं चल रहा है? टेक्नोलॉजी कंपनियां, इन्फोसिस एक और 2.5% की गिरावट, टेक महिंद्रा में 2.5% तक की गिरावट, हिंडाल्को में प्रेशर है, हिंडाल्को के साथ बाकी मेटल्स में भी आज कमजोरी देखने को मिली है। और पीवीआर में कल थोड़ी सी रिलीफ आई थी, लेकिन जब हम बातचीत कर रहे थे हमारे एनालिस्ट से, तब किसी को मार्केट में भनक नहीं थी कि आज बड़े चंक में दरअसल यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचेंगे। तो वो डील हुई और सीधा वो स्टॉक टूटा है 4-4.5% तक की नरमी के साथ ट्रेड होता हुआ। तो ये फिलहाल इस समय का हाल है मार्केट का, जिस पर हमारी नजरें रहेंगी, और देखते हैं किस तरह के ट्रेड्स अब क्लोजिंग के लिए उभर कर आते हैं। मिड कैप्स पर ज्यादा ध्यान देने वाला सत्र ये बनता दिखाई दे रहा है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज हमारा साथ पैनल में जो खास मेहमान दे रहे हैं उनमें मानस जायसवाल है, शर्मिला जोशी फंडामेंटल्स पर जुड़ रही हैं, आशीष चतुर्मोता बताएंगे एक टेक्नो फंडा व्यू मार्केट का, सचिदानंद उत्तेकर और साथ ही साथ राजेश पालविया और प्रकाश काबा, ये सब आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। हर रोज की तरह आपको मिलेगा 4 का चौका भी, तो अगले 15 मिनटों में यानी कि 2:20 पर एक सस्ता ऑप्शन सचिन देंगे, एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालविया 2:30 बजे देंगे, चार्ट का चमत्कार 2:40 पर लेंगे आशीष चतुर्मोता से, और 4 का चौका में फंडा शेयर देंगी शर्मिला जोशी। ये सब होगा कार्यक्रम में आगे। 45,000 की तैयारी क्या कर रहा है निफ्टी बैंक में एक तरफा तेजी देखने को मिली है। अब इस तरह के मूव में आगे का आउटलुक क्या है, इस पर खास विश्लेषण किया है आशीष चतुर्मोता ने, उनसे बात करेंगे डिटेल में। और निफ्टी बैंक में स्पेशली कल का जो मूव था और जो हाइस की तरफ हम बढ़े हैं, कुछ ऐसे खास स्टॉक्स है जिन्होंने आउट परफॉर्म किया, लेकिन कुछ है जो एकदम शांत बैठे हैं। क्या उनकी भी बारी आएगी? वो तमाम डेटा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और ऑफ कोर्स बिग मार्केट वॉइस में संजय सिन्हा होंगे। खूब सारा एक्शन मार्केट में ऑफ कोर्स हो रहा है, सब पे बातचीत होगी आगे। जी चलिए आइए शुरुआत करते हैं कॉल्स की। और देखिए जैसे कि हमने कहा कि हम इंडेक्स में इंडल्ज नहीं होंगे। मैं जरा ओआई की शीट को बाइसेक्ट कर रहा था, और हर्षता 1 से लेकर 2-6 के बीच में किन किन समूहों में और किन किन स्टॉक्स में बहुत बड़ा बिल्डअप है, मैं उसको एक बार उल्लेख कर देता हूं, फिर हम कॉल्स पे जाएंगे। निफ्टी बैंक को हमने अवॉइड कर दिया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा मूव है, अदानी इंटरप्राइजेस है डे है एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद आईजीएल को देखिए, आईजीएल ने 1 से 2 के बीच में एक सब्सटेंशियल ओआई एडिशन किया है 436 और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट 436 रुपए 45 पैसे मेरी स्क्रीन पे प्राइस है, इसको मैं नोट कर लेता हूं आईजीएल का। और दूसरा है एमजीएल, 1 से लेकर लगभग 2-6 के बीच में 895.35 पे ये स्टॉक इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी यानी पोस्ट 19 अगस्त अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में इन 2-3 स्टॉक्स पे खासा नजर रहेगी। अच्छा मूव दे रहे हैं ये स्टॉक, मैं आउटलुक लूंगा। और उसके बाद पॉलीकैब
ये एक स्टॉक सुबह चला था, अभी इसको मैं देखूंगा दोबारा एक बार। ये कुछ 4-5 बास्केट है जो कि काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रही हैं और पिछले 1 घंटे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है इन स्टॉक्स में। इनको खैर ले लेते हैं, काम करते हैं, पहले कॉल्स बटोर लेते हैं। आशीष चतुर्मोता जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, आपका कन्विक्शन कॉल किस, आई थिंक अभी, अच्छा माफ़ कीजिएगा, है नहीं हमारे साथ अभी, मानस है। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मानस, आपकी राय क्या है, किस स्टॉक को लेके आप इस क्लोजिंग को चेस करना चाहेंगे? मानस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूट कीजिए। देखिए, ऑटो क्षेत्र में काफी स्ट्रेंथ लग रही है और आयशर मोटर्स ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, मॉर्निंग में दिया था चार्ट पे, और हाई लेवल पे अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरा समझना ये है कि ये करेक्शन एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है आयशर मोटर्स के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3580 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ 3750 तक के स्तर आपको आयशर मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इस करेक्शन पे आयशर मोटर्स पे खरीदारी करिए 3580 के स्टॉप लॉस के साथ। 3580 का स्टॉप लॉस और तेजी की तरफ का ही ट्रेड। देखिए 2.5% ऊपर और बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल आयशर मोटर्स इस समय कारोबार करता हुआ 3750 का लेवल होगा। कावा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे के लिए। पावर क्षेत्र से पावर ग्रिड अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। कल भी बहुत बढ़िया अप था, आज कंटिन्यू हुआ है, कायम है, ट्रेड कर रहा है 236 के आसपास। टॉप लगाना चाहिए 234, टारगेट 240 पावर ग्रिड टारगेट के लिए। तो 4 रुपए में तो 240 आ जाएगा गावा साहब। ये कुछ टारगेट बढ़ाने का इरादा है उसके आगे? बिल्कुल 245 होना चाहिए, वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 240 इजीली अचीवेबल है, मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। 45 तक के लेवल्स आए तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। डायरेक्टर साहब, एक बार प्लीज गावा साहब के को रिकनेक्ट कीजिएगा, उनकी आवाज टूट टूट कर आ रही है। पालविया साहब को इस बीच जोड़ लेते हैं। आफ्टरनून, बताइए आप इस एक्सपायरी वाले दिन क्या सौदा लेकर आए हैं? गुड आफ्टरनून हर्षा मैम। तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक हमें यहाँ पे अडानी पोर्ट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ और जो बाइंग एक्शन यहाँ पे अभी भी देखने को मिला आज के सेशन में भी, तो हम यहाँ पे अडानी पोर्ट पे बाय करने की सलाह देंगे। और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए 990 से लेके 1000 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 958 का। तो अडानी पोर्ट फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। फ्यूचर में तेजी का ट्रेड लेकर चले अदानी पोर्ट। ये एक स्टॉक रहा है जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया है और टॉप गेनर्स में दरअसल इस सीरीज का बनता हुआ दिखाई दिया है। अगस्त में भी इसके खूब जलवे थे। सचिदानंद उत्तेकर, बताइए एक्सपायरी का दिन, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, निफ्टी बैंक कोशिश तो कर रहा है डे लो से थोड़ी सी अपनी चाल को सुधारने की, और सुधरी भी है करीब 150 पॉइंट फ्रॉम द डे लो। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तेजी की तरफ ही बैठना है? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। एंड मैं काफी सहमत हूँ वीरू जी ने जो आज स्टांस लिया है। मुझे लग रहा है कहीं जाकर मेजर जो एक मोमेंटम प्ले होता है वो कहीं जाकर खत्म हो चुका है फॉर द डे। एंड अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो लगभग मुझे लग रहा है कि 17,900-950 के आसपास निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए। एंड बैंक निफ्टी में भी कहीं जाकर 41,400 से 600 इसी पर्टिकुलर दायरे में एक एक्सपायरी शेप अप हो सकती है। फोकस यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक्स पे ही देना चाहिए। सुबह से हम काफी सारे ऑटो स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बट अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर मदरसन सुमी का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे ट्रेडिंग के लिहाज से आप जहाँ पर लॉन्ग पोजीशन फ्रेश डिप्लॉय भी कर सकते हैं। 129 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 128 पे। एंड इंट्राडे का मुझे लग रहा है टारगेट लगभग अराउंड 132 तक का भी होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है मदरसन सुमी के फ्यूचर्स में 132 के टारगेट के लिए 128 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट के लिए एक मौका। संवर्धना मदरसन, यानी कि मदरसन सुमी, नाम थोड़ा सा बदल गया है, ध्यान रखिएगा। ये 132 का टारगेट। कल जाते जाते गावा साहब ने इस पर एक बाय कॉल दिया था और स्टॉक में आज देखिए मोमेंटम है। ऑटो से जुड़े हुए स्टॉक्स में खासी तेजी आज के दिन साफ दिखाई दी है। इस बीच आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, आफ्टरनून। पहले तो बताइए इस घंटे का कोई खास ट्रेड? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून वीरू। तो देखिए, मेरा ट्रेड तो वैसे अडानी पोर्ट ही था, पर अभी हमारे मित्र ने इसको डिस्कस किया तो भी एक डेटा पॉइंट के तौर पर हमें काफी पसंद है। 18 महीने का ब्रेकआउट है, 945 के स्टॉप से खरीदारी करनी चाहिए। 1050 के पोजिशनल लक्ष्य
मेरे अडानी पोर्ट्स पे है। दूसरा स्टॉक जो मैं ऐड करूंगा इसमें वो रहेगा मारुति। मुझे लगता है मारुति ने आज एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें करीब करीब 2 साल के बाद दिया है। तो ये 2 साल का जो ब्रेकआउट है, मुझे लगता है इस पे खरीदारी करनी चाहिए। जो इंट्राडे डिप आ रही है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। 9184 पर इस समय स्पॉट लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 9040 का। 9500 के लक्ष्य मैं समझता हूं मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। 500 के लक्ष्य मारुति में इस समय ये स्टॉक 9200 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ 2.5% ऊपर है, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ किया है। अच्छा, आपने वो बोफा सिक्योरिटीज क्या की रिपोर्ट पढ़ी है आशीष? 10,500 की वो बात कर रहे हैं। जब आप लोग चार्ट्स पर मैप करते हैं शेयर को, क्या उस तरफ जाने की क्षमता है इसमें? बिल्कुल हर्षिता, इनफैक्ट आपको पता है मैं पोजिशनल आइडियाज देता हूं, तो हमने हमारे क्लाइंट्स को 11,000 की बात मारुति पे की, और आज नहीं, जब ये स्टॉक 7,800 पर था, जब आपके शो पे हमने इसको सबसे पहली बार रिकमेंड करना शुरू किया था, तभी से हम उस लक्ष्य की बात कर रहे हैं। देखिए ये स्टॉक, इसको टेक्निकली आप देखेंगे तो ये 5 साल का अंडर परफॉर्मेंस है। 2017 में स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई करीब 10,000 के बनाए थे, पूरी तरह से नहीं, 9950 का हाई था। वहां से स्टॉक फिसल के पिछले 7 साल इनफैक्ट कंसोलिडेट किया, और अब हम देख रहे हैं क्रूड प्राइस में करेक्शन है, कमोडिटी प्राइस में करेक्शन है, और किसी भी गाड़ी को आज आप लेने जा रहे हैं तो 3 से 9 महीने की एवरेज वेटिंग पीरियड इस समय नजर आ रहा है। तो क्लियरली डिमांड आपके फेवर में है। ऑटो ने 7 साल अंडर परफॉर्म किया है और इनपुट प्राइसेस ईज हो चुके हैं। इससे बढ़िया ट्रिगर ऑटो के लिए हो नहीं सकते, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है पोजिशनली मारुति 11,000 की तेजी आने वाले 3 से 6 महीनों में करता हुआ नजर आ सकता है। इनकी ग्रैंड विटारा देखिए आपने क्या आशीष जी? आई वाज वेटिंग। बिल्कुल देखिए वीरेंद्र, बिल्कुल देखिए। और एंट्री लेवल एसयूवीज के अंदर में जिस तरह से मारुति नए लॉन्चेस कर रहा है, मुझे लगता है जो मार्केट शेयर लूज हुआ है 41% पर आ गया है, तो धीरे धीरे 45-46% भी आ गया, तो एक जबरदस्त छाल का कारण बन सकता है। दीजिए आप भी योगदान थोड़ा सा उसका मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए, रिकैप्चर करने के लिए। एक आप ही बुक करा डालिए, है ना? चलिए, खैर मारुति वाकई अगर आप देखें आज फर्स्ट टिक से, आई मीन ये क्लियर हो गया था, एविडेंट था कि ये स्टॉक चलेगा आज, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट थी चार्टी के लिए इसकी, और अच्छा करता हुआ आपकी इसकी P9004। हालांकि इंटरडे हाई से काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस हो चुका है, बट स्टिल अगर ये क्लोजिंग भी आती है तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखें, या फिर जिस प्रोजेक्शंस के बारे में आशीष बात कर रहे हैं वो वेल इन ग्रिप लगते हैं। आइए देखिए, पावर स्पेस में काफ़ी कुछ यूटिलिटीज़ सारा अच्छा कर रही हैं। मैंने अभी क्या कहा था, IGL 438 हो गया, MGL 896 हो गया। एक बार जरा टाटा पावर को लेके आइएगा। टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे, माना जरा टाटा पावर को देखिएगा। अभी इसकी कॉल्स डे हाई पे फ्लोट करती हुई, और टाटा पावर ट्रेड कर रहा है 243.45, इनफैक्ट 243.60 डे हाई है, और आई थिंक यस बाइसेक्ट भी कर दिया इसने। आपकी राय क्या होगी मानस? कोई व्यू आपका या कोई ऑप्शन थॉट आपका? देखिए, करेक्शन हो गया, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया कल, और अब स्टॉक तैयार है ब्रेकआउट देने के लिए 245 के ऊपर। तो मेरा समझना है कि आपको 255 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, और बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड में लेना, एक पोजीशन बनाना चाहिए। 245 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और 14 से 15 रुपए तक के भाव आपको 245 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो 245 वाला कॉल लेकर चले, उसके लिए यहाँ पर एक बड़ा मौका देखने को मिल रहा है, एक तगड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इनके लिए CERC से भी कुछ एक नोटिफिकेशन रिलीफ वाला आया, उसका भी फायदा मिल रहा है। और टाटा पावर बहुत अग्रेसिवली दरअसल अपने रिन्यूएबल बिजनेस में इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो एक बड़ा पोटेंशियल कंपनी के लिए रहेगा, जिसमें आगे और एक्शन बनता दिखाई देगा। इनके हाथ दरअसल दूसरी कंपनियों से भी सोलर प्रोजेक्ट्स अपनी अपनी अलग अलग कंपनियों में, एंटिटीज में लगाने के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आज 8:30 के आसपास है ये 245 वाला कॉल, 14 से 15 रुपए के टारगेट के लिए मौका तेजी का। चलिए अब फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं इस मार्केट पर। हमारे साथ शर्मिला जोशी जुड़ गई है। शर्मिला, गुड आफ्टरनून। बताइए इस घंटे का खास ट्रेड क्या है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स पर बिखरने लगा है, ऐसा कुछ इंडेक्स में टेक्निकली लोगों को कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तो अपॉर्चुनिटीज खूब सारी हैं। आप क्या पिक करेंगे?
So yes, I think कि given the circumstances आज जिस तरह का मार्केट है मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है. So I think कि इस तरह के मार्केट में जो पहले आपने थीम सोच के रखी थी उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए. For instance, I've been bullish on cement, तो I think वो कॉल कंटिन्यू होता है. I think पोस्ट मॉनसून हम केपेक्स गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ता हुआ देखेंगे. So whether it's an Ultratech Cement, whether it's ACC अंबुजा की तो अलग स्टोरी चल रही है, but Ultratech Cement, Shree Cement, India Cement, इन तरह के स्टॉक्स आप देख सकते हैं. उसके साथ साथ I think another big theme that will play out going ahead is the fact कि जो फुल फोर्स है कंजम्पशन का वो हम फील करेंगे इस पूरे फेस्टिवल सीजन में. So you need to go with consumption plays. अभी वो किस तरह का कंजम्पशन है वो आप तय करिए. So if you think people are going to buy phones, then you need maybe a Dixon in your portfolio. अगर आपको लगता है कि बाकी के कोई और वाइट गुड्स हो तो उस तरह का स्टॉक. बट आई वुड एक्चुअली गो विथ क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. तो मेरे स्टॉक्स रहेंगे ट्रेंड, आदित्य बिरला फैशन, टाइटन, इस तरह के स्टॉक्स. उसके साथ साथ आई थिंक अनदर थीम दैट सीम्स टू बी कैचिंग सॉर्ट ऑफ गेनिंग मोमेंटम इज बैंकिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स तो है ही, लेकिन प्राइवेट बैंक्स भी इस तरह से इमर्ज हो रहे हैं जो जिनके नतीजे अच्छे आए या जो चले नहीं है. By that I mean stocks like IDFC First Bank, RBL on improving financials, और कोटक बैंक जो नतीजे तो अच्छे रहे हैं but in terms of stock price it hasn't done much. तो I think focus इन तरह के स्टॉक्स पर भी रहेगा. इनफैक्ट बैंकिंग में ही सबसे ज्यादा एक्शन आने वाला है. आने वाले दिनों में ये बाजार भर में खूब चर्चा हो रही है और निफ्टी बैंक ने ही वो ऊंचाइयों पर कारोबार दिखाया भी है. अब पिछले हाई से इस हाई में किस तरह के स्टॉक्स चले, किस तरह का एक्शन देखने को मिला, कितना समय लगाया इस इंडेक्स ने, वो सब हम नॉर्मली कहते हैं हिस्ट्री है, लेकिन इस हिस्ट्री में कई ऐसे डेटा पॉइंट्स आते हैं जो एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि भविष्य में क्या होगा. तो थोड़ी सी भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक किस दिशा में जा रहा है और उस दिशा में ले जाने के लिए किन किन स्टॉक्स का आगे योगदान आ सकता है. लेकिन पहले एक हल्का सा फ्लैशबैक सुमित के साथ. तो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया बैंक निफ्टी और नए शिखर पर करीब करीब 222 सेशन के बाद आज बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है और एक जोरदार तेजी इसने पिछले 3 महीने के दौरान ही दिखाई है. महज 3 महीने में ही बैंक निफ्टी के अंदर करीब करीब 10,000 अंकों के आसपास का मूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं और कई सारे मिड कैप, कई सारे फ्रंटलाइन बैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े हैं. आंकड़ों के लिहाज से 41,830 ये पिछला बैंक निफ्टी का हाई था और वहां तक बैंक निफ्टी ने 222 सेशंस में सफर को पूरा किया है. 10,000 अंकों के आसपास की एक जो जोरदार मूव है वो जून से लेकर अब तक बैंक निफ्टी में दिखा चुके हैं. और अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई पड़े हैं. मिड कैप में कुछ नाम जैसे कि फेडरल बैंक 30% की जोरदार तेजी पिछले शिखर से लेकर इस शिखर तक यानी करीब करीब 11 महीने में. आईसीआईसीआई बैंक 26% का एक जोरदार रिटर्न देकर गया. एसबीआई 17% का नए रिकॉर्ड स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट करीब 3 से लेके 14% तक का मूव यहां भी देखने को मिला. लेकिन कई सारे ऐसे दिग्गज भी हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है. तो कुछ दिग्गजों की अगर बात की जाए तो उसमें कोटक महिंद्रा बैंक महज 3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने भी दिया है बीते शिखर से लेकर इस शिखर तक. पीएनबी 6% का नेगेटिव रिटर्न. एचडीएफसी बैंक बैंकिंग मेजर, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक मार्केट कैप के लिहाज से, और करीब करीब 10% का नेगेटिव रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा. और साथ साथ आरबीएल बैंक 30% नेगेटिव रिटर्न इसने भी दिया. तो कुछ बैंक्स अभी भी पार्टिसिपेट करके नहीं गए हैं. देखते हैं कि आगे के सफर में किस तरह का इनका पार्टिसिपेशन रहता है. लेकिन फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है. तो सुमित ने अगर आप देखें बैंक निफ्टी के सफर यानी ऑल टाइम हाई, प्रीवियस हाई को क्रॉस करना और इसके इस मोमेंटम की पूरी बारीकी से पैमाइश करी. आज हम आशीष जी के साथ खास तौर पे उनका एक आउटलुक डिस्कस कर रहे हैं ऑन बैंक निफ्टी. ऑन बैंक निफ्टी उनका व्यू क्या है. पहले तो आशीष, आपका व्यू, टारगेट क्या है बैंक निफ्टी पर इस परफॉर्मेंस में जो आप बिलीव कर रहे हैं कि आ जाएगी. मेजर कंट्रीब्यूशन कौन से स्टॉक्स देंगे, स्टॉक फ्यूचर्स देंगे, कौन परफॉर्म नहीं कर सकते, किसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कंट्रीब्यूट ना करे, बताइए. बिल्कुल. तो देखिए वीरेंद्र, सबसे पहले बैंक निफ्टी को अगर से आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो बैंक निफ्टी ने अपना पुराना ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर 2021 में और उसके बाद से करीब 10 महीने ये कंसोलिडेट किया
और अभी निफ्टी का ऑल टाइम हाई यहाँ से करीब 500 पॉइंट दूर है, पर बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपने पुराने ऑल टाइम हाई को आज छू लिया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी अपने निफ्टी इंडेक्स को काफी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और ये फंडामेंटली हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केपेक्स की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो 10 महीने का ब्रेकआउट है, इसमें हमने देखा था बैंक निफ्टी ने 41,800 से ऑलमोस्ट 32,000 का, यानी मोटा मोटी आपने देखा 10,000 पॉइंट का कंसोलिडेशन इस पूरे मूव में बैंक निफ्टी ने किया और उसके बाद ये ब्रेकआउट हमें नजर आया। इस ब्रेकआउट में हम समझते हैं कि बैंक निफ्टी के टारगेट 45,000 तक के टारगेट आपको दिवाली तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो पोजिशनली हम मानते हैं कि बैंक निफ्टी 45,000 की ट्रेजेक्ट्री आपको दिवाली तक दिखा सकती है। और इसमें अगर से मैं कुछ इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस करूं तो आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने इंडेक्स के नए ऑल टाइम हाई होने के काफी पहले अपने ऑल टाइम हाइज बना लिए। आईसीआईसीआई बैंक कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है अपने प्राइवेट पीयर्स को और एसबीआई कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है अपने पीएसयू बैंकिंग पीयर्स को। अगर से हम देखें तो आप एक्सिस, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीन को और आईसीआईसीआई और एसबीआई को मिला लो तो 84% कंट्रीब्यूशन इन 5 बैंकों का आता है बैंक निफ्टी में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक ने 1500 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री निकाला है, यहाँ पे 1650 तक की संभावना बन रही है। कोटक महिंद्रा बैंक एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये 84% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक बड़ी तेजी आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन मुझे लगता है बैंक निफ्टी में आएगा और 45,000 के लेवल देखने को नजर आ सकता है। 45,000 के लेवल्स आने वाले दिनों में डेफिनेटली आने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन आपने आईसीआईसीआई बैंक की बात की, एसबीआई की बात की, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्या उनमें अब मौका है तेजी करने का? लोग यही सवाल पूछेंगे कि ये तो चलकर 41,840 तक पहुंच गया है आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और आपके फेडरल बैंक की बदौलत। ये कुछ चीजें, कुछ स्टॉक्स जो सुमित भी बता रहे थे हमें, लेकिन ये 45,000 की तरफ में कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज्यादा मजबूत होने वाला है? क्या कोटक वो भूमिका निभाएगा? क्या एचडीएफसी बैंक से उम्मीद करें या फिर जो चले हैं उन्हीं के भरोसे है ये तेजी आगे की भी? हर्षदा, आप भी जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने 17% का क्रेडिट ग्रोथ का दिया है, निम में एक्सपेंशन किया है और वैल्यूएशन पे एचडीएफसी बैंक से आज भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो लीडर को कोई क्यों छोड़ेगा जब वहां पर पे आपको नंबर का परफॉर्मेंस आ रहा है, जहां पर पे आपको निम एक्सपेंशन हो रही है और जहां टेक्निकली आप देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस है। तो हमारा आज भी टॉप बेट आईसीआईसीआई बैंक है। बट मेरा मानना है इस रैली में एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक जो अभी तक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर आपको बड़ी स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी। तो जैसे मैंने कहा एचडीएफसी बैंक पे भी हमने 1650 का लक्ष्य दिया है और एक्सिस बैंक मैंने पिछले ही हफ्ते आपके एक शो में शेयरस्त्र के अंदर पे बात की, जहां हमने कहा कि 900 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स आपको एक्सिस बैंक में नजर आएंगे। बट क्योंकि आपके चैनल काफी हमारे रिटेल फ्रेंड्स देख रहे हैं तो एक ट्रेड में और देना चाहूंगा। पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ जो मैंने पहले भी बात की, ये करीब 35 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रहा है और हमारा मानना है अगर से बैंकिंग में क्रेडिट ग्रोथ कैपेक्स की वजह से आएगी, केपेक्स ड्रिवन आएगी, तो वो बिना पीएसयू बैंक के पॉसिबल नहीं है। तो हमें लगता है पीएसयू बैंक जो पिछले 2 साल से कंसोलिडेट कर रहे थे, यहाँ एक बड़ी तेजी आएगी और उसको प्ले करने के लिए पीएसयू बैंक ईटीएफ जो कि 35.90 पे इस समय ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए। 42 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य, 45 के पोजिशनल लक्ष्य इस ईटीएफ के अंदर देखने को नजर आ सकता है। पीएसयू बैंक का ईटीएफ भी आप लीजिए, आप आईसीआईसीआई बैंक में पक्के से पोजीशन रखिए और एक्सिस का एक योगदान आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कोटक का जिक्र शर्मिला आप कर रही थी, क्या आपको लग रहा है अब ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कोटक के फंडामेंटल्स में कि बिजनेस ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, क्रेडिट ऑफटेक इनका भी मजबूत होगा और वहां पर मौका है फंडामेंटली? आई एम श्योर आईसीआईसीआई बैंक आपका टॉप पिक है जिस तरह के रिटर्न्स इसने दिए हैं। बिल्कुल, आई थिंक कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत पहले खरीदा था जब जब इट बिगैन टू कम आउट ऑफ द कंसर्न्स, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसर्न्स थे, तब जो बाहर निकला ना, दैट आई थिंक वाज द आइडियल टाइम टू बाय आईसीआईसीआई बैंक। विदाउट डाउट आई थिंक आज की तारीख में भी जिस तरह के नतीजे हैं दे कंप्लीटली वारंट अ बाय। बट जो चीज आपने कही कोटक बैंक के लिए, आई थिंक वो, और उसके साथ साथ अगर आप जोड़े कि ओवरऑल सभी पैरामीटर्स पे नंबर्स आर शोइंग इंप्रूवमेंट, और उसके साथ साथ ये बात कि इट हैज नॉट रियली कंट्रीब्यूटेड टू
द सेक्टर एज अ होल। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में अभी भी हम कह रहे हैं कि इट्स प्लेइंग कैच अप विद एचडीएफसी बैंक, सो आई थिंक कोटक बैंक आल्सो नीड सम लिटिल कैचिंग अप टू डू। तो शायद इसलिए एट दिस प्राइस एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरा प्रेफरेंस शायद ज्यादा कोटक बैंक की तरफ रहेगा रादर देन आईसीआईसीआई और एन एचडीएफसी बैंक। हालांकि ये दोनों स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं एंड मेरे लिए वो हमेशा एक बाय रहेंगे। पोर्टफोलियो हम ये मान रहे हैं कि वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कोटक भी आई एम श्योर ज्यादातर लोगों के पास होगा, लेकिन कोटक ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। एक बार वो डेटा दिखाएंगे जो सुमित भी मेंशन कर रहे थे कि कितना प्रेशर इनफैक्ट पिछले हाई से इस नए हाई तक पहुंचने में इन स्टॉक्स में बनाया, और कोटक उनमें सबसे ज्यादा बिकवाली के ग्रिप में था। एचडीएफसी में ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के विलय के साथ दरअसल जो संकोच था मार्केट के बीच में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। आरबीएल तक हम जाएंगे नहीं। पालविया साहब, मैं एक्सिस पे तो आपसे राय ले नहीं सकती, लेकिन अगर आपने एक ट्रेड लेना हो इस निफ्टी बैंक की फ्रेश तेजी के लिए, वो कौन सा शेयर रहेगा? तो हर्षिता जी, एचडीएफसी बैंक मेरा प्रेफर्ड रहेगा और मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन ले सकता है। और जिस तरीके से एक अच्छा कंसोलिडेशन एचडीएफसी बैंक में पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला, तो हमें लगता है यहाँ से एक लीडरशिप आते हुए दिख सकती है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक का जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है 1650 से 1700 तक की अपसाइड यहाँ पे भी आते हुए दिख सकती है आगे आने वाले महीनों में। तो एचडीएफसी बैंक पे हम यहाँ पे प्रेफर्ड चॉइस रहेगी अभी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें करीब 1430 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 1650-1700 तक के एक्सपेक्ट करें। जी हाँ, इस बीच चलिए देखिए बैंकिंग के इस डिस्कशन को थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है, और यहाँ पे इरकॉन के संदर्भ में यहाँ पे करीब 1 लाख करोड़ रुपए के 22 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पीएम गति शक्ति योजना से मंजूरी मिली है। आइए इस पूरी खबर को अगर आप देखें समझते हैं। एक मेगा 1 ट्रिलियन का 22 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। लक्ष्मण जी हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, पूरी खबर विस्तार से समझाइए। देखिए, सरकार ने जिस महत्वाकांक्षी स्कीम पीएम गति शक्ति का ऐलान किया था, जिसको लागू किया था, उसके तहत जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 22 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। और ये जो मंजूरी मिली है वो दरअसल जो नेशनल मास्टर प्लान है उसके तहत अधिकारियों का समूह बनाया गया था, जिसमें लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हुए हर अधिक विभाग के प्रमुख थे, और उन प्रमुखों की बैठक में मंजूरी मिली है। ये जो 22 प्रोजेक्ट हैं उनकी लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसमें ज़्यादातर आपको मेट्रो लाइन कह सकते हैं। दूसरा, रेलवे के 6 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जहां पे कहीं पे डबलिंग लाइन है, कहीं पे ब्रॉड गेज बिछाने हैं, कहीं छोटी लाइन को बड़ी लाइन करनी है। पेट्रोलियम के 4 और सड़क परिवहन मंत्रालय के 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अगर आप कंपनी वाइज पूछना चाहें तो कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल मेरे पास हैं, जिसमें इंडियन ऑयल के एक एटीएफ पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी मिली है। इंडियन ऑयल का एटीएफ पाइपलाइन मलकापुर टर्मिनल से हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बिछाया जाना है। दूसरा, इसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट लॉजिस्टिक पार्क के नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को मंजूरी मिली है। एक करीब 225 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। बता दूं कि ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट लॉजिस्टिक पार्क है, इसमें 60% हिस्सेदारी बामन लॉरी की है और 40% हिस्सेदारी विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट की है। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली से वाकिफ हो तो दिल्ली के लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, रिठाला से नरेला के मेट्रो फेज 4 को मंजूरी मिली है करीब 13,000 करोड़ रुपए के। उधम सिंह नगर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी मिली है। इस तरह से 22 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतरना शुरू कर देंगे और कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, ये सुनिश्चित की जाएगी। लक्ष्मण जी, जरा एक बात बताएंगे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैं शुरुआत में इरकॉन का जिक्र करके बैठा था, यहाँ पे इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे इसमें से 1 ट्रिलियन में से अप्रॉक्सीमेटली रेलवे प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ये बताएंगे? कितने प्रोजेक्ट हैं ये? देखिए, रेलवे का जैसे तरंगा हिल से आबू रोड तक न्यू रेलवे लाइन बिछाया जाना है, जो करीब 2,798 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें तो इसके तहत जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो आपको नापुड़ा
गनुपुर सिंगल ब्रॉडगेज लाइन बिछाया जाना करीब 1100 करोड़ रुपए का, ऊना से कुना तक न्यू रेलवे लाइन बिछाया जाना करीब 3000 करोड़ रुपए का, और कटिहार से कुमेदपुर सेक्शन को डबल करना है लाइन को 942 करोड़ रुपए का। इसी तरीके से 2 और प्रोजेक्ट हैं जो आपको 1120 करोड़ रुपए का है, एक आपको 955 करोड़ रुपए का। तो मुझे लगता है कि 6 प्रोजेक्ट हैं जो रेलवे के हैं जो करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास के 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के प्रोजेक्ट हैं। ओके यानी अगर आप देखें तो इन 6 प्रोजेक्ट्स का अगर आप देखें जो क्वांटम है अप्रॉक्सीमेटली 10% हुआ इस पूरे, अगर आप देखें ऑर्डर आवंटन का 1 लाख का लगभग 10,000 करोड़ रुपए। स्टॉक का रिएक्शन देखिए 43.10 डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पे, और ये स्टॉक के लिए अगर आप देखो तो इसका करियर काफी हद तक फ्लैट रहा, बिल्कुल आई मीन लिस्टिंग से लेके अब तक इस स्टॉक ने हार्डली 38 से अगर आप देखें 48 तक का स्विंग दिया है। बहुत संक्षेप में पहले एक टेक्निकल चेक लेते हैं, फिर थोड़ी सी इसी खबर में अगर आप देखें सम्मिलित कुछ और स्टॉक्स को शामिल करेंगे, आईओसी को लेंगे शामिल, जहां पे इनके लिए एक ETF पाइपलाइन को मंजूरी मिली है। मानस एक बार जरा इरकॉन पे अपना टेक दीजिएगा। 43.5 ये सितंबर 2005 के हाईएस्ट क्लस्टर्स को पार करता हुआ, आपका टेक? तो देखिए 2 नजरिए देखिए, एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से पॉजिटिव दिखता है। 7-8 दिनों के करेक्शन के बाद 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वी शेप रिकवरी देखने को मिली, ब्रेकआउट के लिए तैयार है स्टॉक। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करनी होगी तो 41 के स्टॉप लॉस से 47 के टारगेट सेट करेंगे। लेकिन अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे और बड़े टाइम फ्रेम को लगाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन 44 रुपीज के आसपास है, और अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो आपको 8 से 10 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी है 41 के स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में आप देखें 41 की अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस के लिए खरीदारी करनी है 43.25। आई मीन क्या गजब अगर आप देखें मूव आया है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप देखें इसमें सबसे केंद्रित कोई अगर कंपनी नजर आ रही थी मुझे स्टॉक तो वही था। आईओसी के लिए भी अगर आप देखें कि एडवांटेज की स्थिति है यहाँ पर, इनके लिए एक ETF पाइपलाइन को मंजूरी मिली है। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखें, अगर किसी स्टॉक को मैं इस पूरे अगर आप देखें खबर से जोड़ सकता था तो वो इरकॉन आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर, क्या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। एक आईओसी का टेक चेक लेते हैं यहाँ पर, इट्स ट्राइंग टू आई मीन कम आउट ऑफ दिस जोन 72, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत भारी एवरेज जो है, बहुत भारी एवरेज थोड़े ही दूर पे, यानी करीब 72-40 की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हुआ है। लेकिन शर्मिला आपने पूरी खबर को समझा और आई थिंक एक बड़ी अगर आप देखें तो यहाँ पर इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इरकॉन एक एडवांटेज की स्थिति में नजर भी आया, डिस्कशन आपने सुना भी। इरकॉन हालांकि अपने करियर में अब तक काफी हद तक फ्लैट रहा है। डू यू हैव एनी सेंस ऑन दिस स्टॉक? कोई नजरिया आपका इस स्टॉक पे? नॉट रियली, जैसे कि आपने कहा कि इट्स बीन सॉर्ट ऑफ फ्लैटिश, बट ऑब्वियसली आई थिंक कि इस तरह की खबर, इस तरह के ऑर्डर्स मिलना ये स्टॉक के लिए वो नेसेसरी इम्पेटस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन लेट्स जस्ट वेट एंड सी कि व्हाट इज द पेस ऑफ द ऑर्डर्स और किस तरह से कंपनी उसको रोल आउट करती है। सो आई वुड वेट फॉर अ क्वार्टर, बट यस आई थिंक प्राइमा फेसी ये खबर इरकॉन के लिए बहुत अच्छी है। यह है इरकॉन की बात, लेकिन क्योंकि ये पाइपलाइन का जिक्र हो रहा था तो पाइपलाइन की एक कंपनी मेरे रेडार पर आई जो बड़ी डायमीटर की पाइप बनाती है, वेल्सपन कॉर्प। अनइंटेंशनल था, मैं ढूंढ नहीं रही थी ट्रेड, लेकिन वेल्सपन कॉर्प आपके सामने 8% की तेजी किसी वजह से आज देखने को मिली है और पिछले आधे घंटे में यहाँ पर और खरीदारी का जोर पकड़ता हुआ। इनफैक्ट ये काउंटर भी एकदम ब्लू स्काई जोन में है। 52 वीक हाइस का जो लास्ट रिकॉर्डेड था वो 260 था, आज ये 265 के लेवल्स पर आ चुका है। एक साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो डबल हुआ है ये काउंटर पिछले 12 महीनों में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इसमें देखने को मिले, 112% तक की तेजी। गावा साहब टेक्निकली बताइए, वेल्सपन कॉर्प एक विनिंग ट्रेड है, आज भी अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी देखने को मिल रही है, क्या नई तेजी करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए हर्षदा। ऐसा है कि इसका जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं मैं तो मुझे इसमें स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। हायर टाइम फ्रेम चार्ट में जो करेक्शन था वो करेक्शन मैलो करेक्शन है, इसका मतलब स्ट्रेंथ अपमूव है। करीब 5-6 हफ्ते से एक अपमूव हम देख रहे हैं वेलकॉप में, और मुझे लगता है कि इसमें अगर डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। स्टॉप नहीं कह सकता, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 240 में। जब भी कोई मौका मिलता है खरीदना चाहिए। मुझे इसका नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट लगता है 300, अब ट्रेड कर रहा है 264 में, तो यहां से अब भी 35 रुपया बाकी है वेलकॉम। जी, वेल्सपन कॉर्प पर आप देखें तो यहाँ पे एक टेक चेक लिया है हर्षदा ने। इसके बाद लक्ष्मण जी में एक और देखिए, अभी एक खंड हमने पूरा कर लिया इस खबर का, अगर आप देखें वो था रेलवे। ये जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं इसका थोड़ा विवरण दीजिए जरा।
देखिए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के 4 प्रोजेक्ट हैं जिसको मंजूरी दी गई है। उसमें से एक प्रोजेक्ट है जो ATF पाइपलाइन है, जो आपको बताया था मलकापुर टर्मिनल से हैदराबाद, ये आपको एक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो करीब 2000 करोड़ रुपए का है, 1900 करोड़ रुपए ज़्यादा स्पेसिफिक कहूँ तो, ये लंगतला जोधपुर पाली नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाया जाना है। तीसरा प्रोजेक्ट है आपको गुरदासपुर जम्मू श्रीनगर नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है, ये 6931 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत बैठेगी। एक चौथा प्रोजेक्ट है आपको, वो भी नहीं, चौथा प्रोजेक्ट जो पेट्रोलियम का है वो आपको एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें खास तौर से ये विशाखापट्टनम पोर्ट लॉजिस्टिक पार्क का है, 225 करोड़ रुपए का है। तो ये 4 प्रोजेक्ट जो महत्वपूर्ण है आपको पेट्रोलियम सेक्टर के लिए। और कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी डेलिब्रेशन के लेवल पर चर्चा हो रही है। ये बैठक लगातार होती है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों आप देखेंगे कि इस सेक्टर जुड़े कई प्रोजेक्ट को यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिखेगी। खास बात बता दूं कि इसके मंजूरी मतलब मिलने का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था, कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन करता था, उसके लोग DRP बनाते थे, लेकिन जब प्रोजेक्ट बना तो पता चलता वहाँ तक सड़क पहुँच ही नहीं रही है, सड़क पहुँचे तो बीच में कहीं जंगल आ रहा है, कहीं नदी आ रहा है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने का मतलब होता है कि इस तरह की कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। हर मंत्रालय से आपको समझिए एक तरीके से मंजूरी मिल चुकी है, सिर्फ अब आपको प्रोजेक्ट लगाना है। यही PM गति शक्ति का लक्ष्य था और उसी लक्ष्य को पूरा करते हुए इन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अब सालों साल प्रोजेक्ट लटकेंगे नहीं, ये सुनिश्चित हो रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी खबर के लिए और इस खबर को विस्तार से सुनाने के लिए। तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के, अगर आप देखें ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए के 22 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को PM गति शक्ति के अंतर्गत अगर मंजूरी मिली। और इसमें से अगर आप देखें रेलवे के लिए, पेट्रोलियम के लिए अगर आप देखें कई प्रोजेक्ट्स, और एयरकॉन का हमने जिक्र किया था, इट्स नाउ एट ट्रेडिंग एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर 43 रुपये 15 पैसे। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और पूरी खबर समझाने के लिए। अभी काम करते हैं यहाँ से हमारे जो डेडिकेटेड सेगमेंट्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और चलते हैं आज का सस्ता ऑप्शन। सचिन जी, आज थोड़ा सा वक्त लग गया आपके पास आने में, ऑप्शन बहुत पहले ड्यू था लेकिन खबर कुछ महत्वपूर्ण आ गई। बताइए आपका सस्ता ऑप्शन आपका। वीरेंद्र जी, यहाँ पर ग्रैन्यूल्स का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट 8 हफ्तों के कंसोलिडेशन की मैच्योर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल इसका वीकली चार्ट पे एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, उसके बाद एक डबल बॉटम बना, एक अप मूव बनी, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ 8 हफ्तों का। तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक फ्लैग ब्रेकआउट बनने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 320 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन आपको खरीदना चाहिए, जो 9.8 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 7 के आसपास लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 13 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबल होने चाहिए, बट पोजिशनली 26 तक मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम आज का OI डेटा ही देखें तो काफी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग डेटा यहाँ पर बन चुका है। लगभग 9% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एडिशन हुआ है, जो संकेत यही दे रहा है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आनी चाहिए। अगले कुछ दिनों के लिए खरीदारी करनी है ग्रैन्यूल्स में। ग्रैन्यूल्स आज का सस्ता ऑप्शन और बहुत दिनों बाद फार्मा पे कोई ट्रेड आया है। इट्स 320 कॉल ऑप्शन जो कि इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1040 पे 13 और 26 के लक्ष्य के लिए 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश पालवी जी के पास चलते हैं, FNO सुपरस्टार। बताइए राजेश जी, क्या पिक किया आपने? स्टॉक पे फोकस है और उसमें इंडिया सीमेंट हमारे रडार पे है। स्टॉक में देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जनवरी के जो हाई थे उसका अब ये वीक में ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन सीमेंट स्पेस में बना हुआ है, हमें लगता है इंडिया सीमेंट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो इंडिया सीमेंट फ्यूचर बाय करना है। अपसाइड का टारगेट 285 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा करीब 263 का। तो 280 के तरफ का अपसाइड इंडिया सीमेंट में आप उम्मीद करें आएगा जरूर और यहाँ पर 265 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी। तो ये बात हुई इस समय के नए ट्रेड की FNO का सुपरस्टार। लगे हाथ अब मानस के पास भी चलते हैं और उनका भी ट्रेड ले लेते हैं। आई बेग योर पार्डन, आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। सॉरी मानस, तो सोच रहे होंगे मेरे को तो पहले बोला नहीं था। मानस कोई है ट्रेड तो वो भी आप निकाल के रखिएगा। आशीष चतुर्मोता, बताइए चार्ट का चमत्कार।
बिल्कुल। तो हर्षदा, आज मैं कैश स्टॉक कवर कर रहा हूँ और एनबीएफसी स्पेस से, क्योंकि हमें बैंकिंग फाइनेंशियल्स पसंद है। स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प, जो कि एक हम जानते हैं कि एक तरह की टर्न अराउंड स्टोरी के जैसे देखा जा रहा है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक ने करीब 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 311-12 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमारा मानना है 303 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। हम समझते हैं स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को, जो कि करीब 345 का, उसको क्रॉस करेगा और 360 तक की ट्रेजेक्ट्री मैं समझता हूं पूनावाला फिनकॉर्प के स्टॉक में आपको देखने को नजर आएगी। एक छोटा सा डेटा पॉइंट दूं कि कंपनी करीब 15-16 हजार करोड़ का ईएम आज की डेट में मैनेज कर रही है और इनका 2025 का विजन स्टेटमेंट है, जहां इन्होंने कहा है कि ये पूरा जो ईएम है ये करीब 3 गुना कर देंगे और साथ ही साथ लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स इनकी है, क्योंकि अभी जो रेटिंग एजेंसीज ने इनको रेटिंग दी है उस पे काफी लो कॉस्ट पे फंडिंग इनको मिल रही है। एनपीएस जो है वो 1% से नीचे के हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ी री रेटिंग आपको होती हुई नजर आ सकती है। 345, 360 के टारगेट। सो पूनावाला फिनकॉर्प को काफी समय से ट्रैक करते आए हैं। एनपीएस स्पेशली काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। और जब हम वो बैंकों की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक में कोई एनबीएफसीज है नहीं, लेकिन अगर बैंकों की पूरी कहानी इतनी मजबूत हो रही है तो एनबीएफसीज भी पीछे नहीं हटेंगे। वहां पर भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है जो शायद पूनावाला फिनकॉर्प जैसे स्टॉक्स भुनाते हुए दिखाई देंगे। शर्मिला, अब आपकी बारी, बताइए आज का मिड कैप फंडा ट्रेड। एक कंजम्पशन स्टॉक ही है, लेकिन मोर ऑन द व्हाइट गुड स्पेस, वोल्टास। पिछले आई थिंक 1-2 क्वार्टर उनके नतीजे थोड़े सॉफ्ट रहे हैं। दे सीम टू हैव लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मार्केट शेयर, लेकिन पिछले क्वार्टर के आप नतीजे देखेंगे तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज अच्छी लगी वो ये थी कि दे सीम टू बी रिकवरिंग मार्केट शेयर, और पिछले क्वार्टर के हिसाब से इट वाज ऑलमोस्ट 1% हायर इन दिस क्वार्टर। तो यही उम्मीद है कि आगे चलकर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द रूम एयर कंडीशनर मार्केट, आरएसी जिसको कहा जाता है, वो अपनी पोजीशन आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरी चीज, आई थिंक बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है वोल्टास का। दे डू सिट ऑन नेट कैश, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए, और वोल्टास एज आई एम सेइंग। और उसके साथ साथ दे आर आल्सो चेंजिंग देयर फोकस स्लाइटली, और दे आर रीचिंग आउट मोर टू कस्टमर्स और उनका ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी आगे चलकर उनके फायदे का रहेगा। सो स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है, और आप बाकी के इट्स सॉर्ट ऑफ लैगिंग बिहाइंड द अदर्स सिंपली बिकॉज जो कंसर्न्स रहे मार्केट शेयर को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि अब वो सिचुएशन सुधर रही है, दिस इज अ स्टॉक यू कैन बाय विद टारगेट ऑफ क्लोज टू 1100 रुपीज। 700 का टारगेट वोल्टास में। तो देखिए 4 आपके सामने स्टॉक्स आए हैं, 4 का चौका में। एक एक करके सबको दिखा दीजिए। वोल्टास जो मिड कैप फंडा है, 1100 का टारगेट, यहाँ से एक अच्छी रनअप की पूरी उम्मीद। राजेश पालविया का ट्रेड आया इंडिया सीमेंट का, 280 प्लस के टारगेट्स इन्होंने दिए। लेकिन ग्रैन्यूल्स का ट्रेड अब आपकी स्क्रीन पर 320 का कॉल लेने की सलाह। 11 रुपए 15 पैसे आ चुका है स्टॉक। 13 वैसे पहला टारगेट है, 13 तो कभी भी अचीव हो सकता है, और उसके आगे फिर 26 तक जाने के चांसेस। तो यहाँ पर बहुत तगड़ी तेजी आने की पूरी उम्मीद है, लगभग डबल होने के चांसेस उधर। पूनावाला फिनकॉर्प, ये है चार्ट का चमत्कार। 310 का भाव है स्टॉक में। आज आप तेजी करेंगे तो 345 का टारगेट और फिर 360 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये है आशीष चतुर्मोता का पिक, और वो इंडिया सीमेंट वाला ट्रेड भी आपके सामने आ रहा है। एफएनओ का सुपरस्टार स्टॉक का 285 का टारगेट और 263 स्टॉप लॉस। ये है वो 4 ट्रेड्स जिस पर आपकी नजरें होनी है। जी हाँ, चलिए हर्षदा अब थोड़ा सा डेटा स्कैनिंग करते हैं। मीनवाइल मैं फ्रेश ट्रेड तो नहीं लूंगा एचडीएफसी पे, क्योंकि एचडीएफसी पे आप अगर हमारे साथ हैं तो सुबह से काफ़ी बार हमने बात की है, दोनों रिपीट नहीं करूंगा। बट एचडीएफसी 2475 इस पैनल की सुबह आज प्रिफर्ड कॉल थी, मेरे ख्याल से राजेश पालवी ने सजेस्ट भी की थी। 2476 ये इस क्लस्टर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ जोन पे एचडीएफसी। मैं हर्षदा जानती हैं जरा, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं आ रहा था तो मैं ओआई एडिशंस पे नजर रख रहा था कि भाई हो क्या रहा है ऑयल एंड गैस स्पेस में। आप जाइए ऑयल एंड गैस स्पेस का ओआई सॉर्ट कीजिए, क्या हुआ है आज, कुछ डिफरेंट है। यूटिलिटीज की मैंने बात की थी ना, एमजीएल, पहले मैं आईजीएल पर फोकस करता, लेकिन लुक एट एमजीएल। जरा चार्ट लेके आइए प्लीज स्क्रीन पर, और एक बार टिक बाई टिक चार्ट रखिएगा। प्राइस अप 2.9% एंड द ह्यूज ओआई एडिशन, लगभग 11% का ओआई एडिशन इस स्टॉक में हुआ है आज। ये अमूमन आईजीएल में नहीं होता, सॉरी एमजीएल में नहीं होता, बट इट्स अ ह्यूज बिल्डअप। राजेश पालवे जी 11% ओआई बिल्डअप
आपने 19 अगस्त से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट कर दिया, काट दिया, और टॉप ओआई गेनर और डे हाई पर आप कैसे अप्रोच करेंगे? कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपके पास हो तो वो बताइएगा, फिर मैं आपसे कुछ और सेक्टर्स के टॉप ओआई गेनर पर बातचीत करूंगा। एट डे हाई कोई ऑप्शन लेना है इस ब्रेकआउट पे 19 अगस्त के बाद अब तक के, तो क्या व्यू है आपका? अनम्यूट राजेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। माफ कीजिएगा। देखिए, आज जिस तरीके से आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस ये पूरे सेगमेंट में जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है और एमजीएल में जो एडिशन देखने को मिल रहा है, ये क्लियरली दिखाता है कि एमजीएल एक बड़े ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयारी करते हुए दिख रहा है। हालांकि इसके प्रीवियस स्विंग हाई 920 के आसपास के, लेकिन आज जो एक रेंज का ब्रेकआउट ये करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है इसमें जो ब्रेकआउट होगा ये अब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 970 तक भी इसमें प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। तो 900 के कॉल ऑप्शन को, एट द मनी के कॉल ऑप्शन को ही बाय करके यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। 35 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें टारगेट लेना चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 48 से 52 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 28 रुपीज के आसपास। तो एमजीएल में 900 के कॉल ऑप्शन को बाय करके भी ट्रेड किया जा सकता है इस तेजी को प्ले करने के लिए। ओके, तो आपने एमजीएल में 900 की कॉल ये ट्रेड कर रही है करीब 35 रुपए पे। ओके, नजर रखेंगे इस पे आज भी और कल भी इस पे नजर रखेंगे। ये एक थोड़ा सा एबनॉर्मल ओवरएडिशन है। राजेश, ये आशीष चतुर्मोता जी के पास एक ट्रेड है, बताइए आशीष जी क्या पिक किया आपने? जी, तो मेरे ख्याल से वीरेंद्र, जो क्यूमिंस का कंसोलिडेशन है वो मुझे लगता है आज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और ये 5-6 दिनों की जो रेंज है वो अब ब्रेकआउट में कन्वर्ट होने की तैयारी कर रही है। 1246 इस समय फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहा है। 1228 के स्टॉप से खरीदारी करनी चाहिए। 1320 के लक्ष्य इस अपमूव में मैं समझता हूँ क्यूमिंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। क्यूमिंस का स्टॉक जहां पर तेजी का एक ट्रेड इस समय स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आप पोजीशन ले जरूर। चलिए, इस बीच सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी, बस हम कोशिश कर रहे थे कि मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम लौटे, और क्या मोमेंटम आया है डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्लोबल मार्केट्स में धुलाई हुई है, रिसेशन का डर, अमेरिका में लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं। कल का सत्र वाकई में सराहनीय था, और कन्विक्शन का एक जो तेजी वाला कॉल साफ मन में है रिटेल निवेशकों के, आप जैसे फंड मैनेजर्स के, वो दिखाई दिया। सवाल ये है कि यहां से अब आगे की चाल कितनी और मजबूत होती हुई दिखाई देगी, और बातचीत खूब होती है कि शायद हम ये दिवाली नए हाइस पर मनाएंगे, क्या उतनी संभावना है? तो देखिए, बाजार के जो दो मुख्य स्तंभ हैं, वो एक तो है लिक्विडिटी और दूसरी है वैल्यूएशंस। अगर आप लिक्विडिटी के कॉन्टेक्स्ट में आज बाजार की स्थिति को देखेंगे, तो जहां एफआईआईज ने इतनी रिलेंटलेस सेलिंग की थी, जहां उन्होंने 2 लाख करोड़ से ज्यादा की नेट नेगेटिव फिगर रिकॉर्ड किया था, पिछले महीने से उनका फिगर जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया। डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स पहले से ही मजबूत था, डोमेस्टिक रिटेल फ्लो में थोड़ी भी कमी नहीं आई थी, तो वो जो एक सपोर्टिंग फैक्टर रहा बाजार में, उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि एफआईआई की ट्रेंड रिवर्सल सोने पे सुहागा का काम कर गई। रही बात वैल्यूएशन की, तो जो पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स गए, उसमें जितना हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस कम थे, उसके कंपैरिजन में कंपनीज ने रीजनेबली अच्छे रिजल्ट दिए। और इस पूरे संदर्भ में सबसे रिफ्रेशिंग रहा फाइनेंशियल सेक्टर में और खासकर बैंक्स का रिजल्ट्स। तो उसके कारण जो निफ्टी की जो ईपीएस है, वो अब जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि FY23 में उसमें कटौती की जाएगी, उतनी कटौती नहीं हो रही है। तो ये रहा बैकग्राउंड जो आज के मार्केट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। अब हम आगे इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये काफी हद तक एक्सपेक्ट करेगा 2 बातों पे। एक तो ये कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को लेकर या इन्फ्लेशन को लेकर क्या गाइड कर रही है, और उसके कारण वो इंटरेस्ट रेट पे क्या डिसीजन ले रही है, वो एक मुख्य कारण होगा। और दूसरा है कि कंपनीज के मार्जिन पर जो प्रेशर पिछले 2 तिमाही से देखी जा रही है, क्या वो अगले 3 तिमाही में कंटिन्यू करेगी। तो अगर आप इसमें सारांश में अगर आप देखें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के जो वक्तव्य आए हैं, उससे लगता है कि सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन अब नीचे की तरफ जाएगा। तो फिर इंटरेस्ट रेट भले ही अगली पॉलिसी में बढ़ाया जाए, उसके आगे बढ़ाने की शायद संभावना कम होगी।
तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक अच्छा फैक्टर रहेगा। रही बात कंपनीज की मार्जिन के बारे में, अगर आउटलुक देखें तो जिस तरह की कमेंट्री आ रही है, जिस तरह की कमोडिटीज के प्राइसेस में सॉफ्टनिंग देखी जा रही है, जिस तरह से क्रूड के प्राइस में गिरावट हुई है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड हाफ में जो कंपनीज की मार्जिन है वो भी अब पहले से ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो आगे का जो पिक्चर है वो काफी हद तक मेरे ख्याल से सुनहला सा दिख रहा है और वो शायद बाजार के डायरेक्शन को वही निर्धारित करेगा। इस जो ऊपर का डायरेक्शन उम्मीद जो है कि यहाँ पर और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे इस फ्लो के चलते, कहाँ पर आपको लग रहा है ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिलेगी? क्योंकि वो मार्जिन वाला फैक्टर मुझे याद है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी राइट आफ्टर रिजल्ट सीजन, क्योंकि वो हल्का हल्का प्रेशर आने लगा था, उसके बाद भूल गए हमें सब। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कितनी ग्रोथ के आप अनुमान लगा रहे हैं इस रिजल्ट सीजन में, एंड स्पेशली कौन सा सेक्टर दरअसल ड्राइव करने वाला है उस ग्रोथ को? तो हर्षिता जी, अगर आप दूसरी तिमाही के रिजल्ट के बारे में अगर पूछ रही हैं, तो दूसरी तिमाही के रिजल्ट में शायद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मार्जिन में न दिखे। दिखेगा भी तो बहुत आंशिक रूप में दिखेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस की जो गिरावट है वो जो दूसरी तिमाही के मध्य से होनी शुरू हो गई है, इसलिए पूरी तरह से वो फ्लो थ्रू नहीं करेगी। लेकिन जो सेक्टर मेरे ख्याल से दूसरी तिमाही में भी प्रॉफिट को ड्राइव करेगी, वो मेरे ख्याल से अभी भी बैंकिंग सेक्टर ही रहेगा, क्योंकि जो मिला जुला असर अगर आप देख रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किए 15% से ऊपर के आंकड़े, जो कि अब तक के कई महीनों में हाईएस्ट है। दूसरी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ट्रेजेक्टरी है, जो जिस तरह से बैंक्स इतने कोविड के प्रकोप के बावजूद अपने बैलेंस शीट्स में उतनी ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ावा नहीं होते देखी है, तो मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर रहेगा जो कि अर्निंग्स को ड्राइव करेगा। दूसरा सेक्टर जो कि शायद अर्निंग्स के रूप में ज्यादा लोगों को उत्साहित करे, वो शायद हमारे ख्याल से ऑटो हो सकता है, क्योंकि मेटल के प्राइसेस में सॉफ्टनिंग तो जरूर हुई है, और जिस तरह की सेल्स के नंबर मंथली आ रहे हैं वो नंबर्स भी बहुत इंप्रेसिव है। तो ये दूसरा सेक्टर है जो मेरे ख्याल से इंप्रेस करेगा इस तिमाही में अपने रिजल्ट से। बैंक्स और ऑटो पे अगर आप देखें तो सर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और अभी अच्छे मूव आ सकते हैं, कोई इसमें उनको नहीं रहा है। सर एक दो स्पेस और जिनको थोड़ा सा मैं मार्क करना चाहूँगा यहाँ पे, जिनमें काफ़ी सब्सटेंशियल मूव हमने पिछले कुछ समय में देखा है। मेटल्स में एक कंसेंसस बन रहा था मिड मई में, जून में, और जब एक्सपोर्ट्स को भी अगर आप देखें रेस्ट्रिक्ट करने की सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि मेटल्स कोलैप्स हो गए हैं। ये वो साइकिल जो कि CY20 के लास्ट में शुरू हुआ था, वो शायद अपने अंतिम पड़ाव में आ गया है। लेकिन सरप्राइज क्या, यकीन मानिए संजय जी, इस पूरे मेटल के पुल बैक ने, जो कि हमने जुलाई से लेकर अब तक देखा, मेटल्स पे आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? देखिए, ये सेक्टर जो है वो काफी हमारे ख्याल से रिस्की रहता है, क्योंकि प्राइसेस पर बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि एक्ट करते हैं। आज भी अगर आप देखें तो जो मेटल के कमोडिटीज के जो प्राइसेस में इंप्रूवमेंट हुई है, उसका हमारे ख्याल से ज्यादातर जो कारण है वो सप्लाई साइड पर है। यूरोप में जिस तरह की फ्यूल प्राइस की इन्फ्लेशन हुई है, वहां पर कुछ सप्लाईज कम हो गए हैं। चाइना में भी इसका थोड़ा बहुत असर रहा। तो कब विश्व के किस कोने से कौन सा फैक्टर प्ले कर जाएगा, ये बहुत आसानी से अनुमानित करना मुश्किल होता है। तो अपने आप में ये रिस्की सेक्टर तो है, और जैसा कि आपने सही कहा कि 2 महीना या 3 महीना पहले की अगर स्थिति आप देखें तो मेटल के प्रति सब लोग उदासीन थे, लेकिन पिछले 3 महीनों में मेटल सेक्टर के स्टॉक्स ने अपने परफॉर्मेंस से बहुत ही इंप्रेस किया है। तो आगे का जो ट्रेजेक्टरी है वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या सप्लाई साइड की जो बाधाएं हैं वो अगर हट जाती हैं तो फिर मेटल के प्राइसेस में सॉफ्टनिंग होने की संभावना है। और लेकिन उसके साथ ही साथ कॉन्ट्रास्टिंग रूप में देखेंगे तो जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ की स्लो डाउन, खास करके यूरोजोन की स्लो डाउन, यूएस के रिसेशन की संभावना रही है,
और चाइना में भी बहुत इमीडिएटली कुछ ज्यादा गतिविधि अगर नहीं दिखती है तो मेरे ख्याल से मेटल जो है वो रिस्की क्षेत्र रहेगा। मेटल्स में थोड़ा सा रिस्क बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और आज हमने देखा हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स थे जहां पर हल्का कूल ऑफ नजर आया। लेकिन एक स्टॉक जो खूब चर्चा में है आजकल वो है वेदांत। वेदांत के लिए खबरें ऑफ कोर्स वो सेमीकंडक्टर प्लांट से जुड़ी हुई थी और स्टॉक में क्या 11% 12% तक की तेजी कल के सत्र में आती हुई दिखाई दी। वो शेयर आज फिर रेडार पर है और यहाँ पर चल क्या रहा है ये बताने के लिए अब यतिन आ गए हैं स्टूडियो में। बताइए यतिन, क्या चल रहा है? तो ऑब्वियसली स्टॉक चल रहा है। वेदांता की बात करें तो पिछले एक वीक के छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉक 20% ऊपर है, जहां दूसरे मेटल काउंटर स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर है सेमीकंडक्टर का, जहां 60% वेदांता लिमिटेड के पास होगा, ये जानकारी कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल है और बाकी का 40% हिस्सा जो है फॉक्सकॉन के पास रहेगा। गुजरात में बड़ा प्लांट डालने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। ऑब्वियसली ये तो ट्रिगर था ही, इसके अलावा जो ट्रिगर है वो है आने वाले महीने में जो शेयर होल्डर की स्पेशल मीटिंग है उसके बारे में। ऑब्वियसली बहुत लोगों का ध्यान इस तरफ गया नहीं क्योंकि बहुत बड़ा जो है डॉक्यूमेंट वेदांता ने जो है एक्सचेंजेस पे अपलोड किया, लेकिन जो प्रॉक्सी फर्म्स होती हैं, एडवाइजरी फर्म्स होती हैं, रिसर्च फर्म्स होती हैं जो बारीकी से ये रेजोल्यूशंस पढ़ती है, उनका कहना ये है कि कंपनी अब जनरल रिजर्व्स का जो कैश है उसको यूटिलाइज करने के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मांग रही है। ये कुल मिला के जो जनरल रिजर्व्स की बात कर रही है कंपनी वो लगभग 12,500 करोड़ रुपए के आसपास हैं। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि डीएलएफ का जो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 2 सालों में बहुत ज़बरदस्त रहा है। 20 रुपए 30 रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड वो देते हैं। इस टाइम जो कंपनी ने जो रिलीज में लिखा है वो ये लिखा है कि शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए जनरल रिजर्व्स का उनको यूज करना है। ऑब्वियसली ये तो एक कारण है कि शायद आपको 30 से 35 रुपए के बीच में पर शेयर बेसिस पे वो डिविडेंड दे सकते हैं, क्योंकि 12,500 करोड़ रुपए आप रफली अगर डिवाइड कर ले नंबर ऑफ शेयर्स के जरिए तो वो फिगर आएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर में वेदांता पीएलसी को अपने डेट रीपेमेंट करने यानी उनको कर्ज चुकाने के लिए भी वो पैसे का एक्सेस जरूरी है। तो ऑब्वियसली प्रमोटर्स अपने फायदे के लिए और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं, जहां जैसे ही 6 अक्टूबर की जो शेयर होल्डर्स मीटिंग है यहां अगर रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाता है तो ये जनरल रिजर्व्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ऑब्वियसली एक स्पेशल डिविडेंड जो अक्टूबर महीने में आपको अप्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है और ये फॉक्सकॉन का जेवी, ये 2-3 ट्रिगर्स के कारण जो है शेयर में बहुत जबरदस्त तेजी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं। तो ये स्टॉक जहां पर काफी बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई दिया है वो फॉक्सकॉन की इन्वेस्टमेंट का तो कमाल है ही, लेकिन 12,500 करोड़ के कैश रिजर्व्स का इस्तेमाल कंपनी काफी बेनोवलेंटली करती हुई दिखाई देगी और बड़े डिविडेंड रोल आउट्स होने की पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो 11 अक्टूबर को स्पेशल मीटिंग शेयर होल्डर्स के साथ अप्रूवल आ जाता है तो यहाँ पर और भी एक्शन देखने को मिलेगा और ये फेवरेबल रहेगा। शर्मिला, आप इस अपडेट को कैसे पढ़ेंगी? ये तो एक डबल विन है वेदांत के शेयरधारकों के लिए। Well, I'm not particularly fond of the stock, लेकिन ये बात सही है कि इस डील के चलते और अगर इस तरह का स्पेशल डिविडेंड आता है, बिकॉज इट डज सीम कि जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रोबेबली जो क्योंकि उनको ये रीपेमेंट करना है, दिस इज लाइकली टू हैपन और फिर आपको एक अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। बट इफ यू रियली आस्क मी फॉर द लॉन्गर टर्म, मेरी प्रेफरेंस इन द मेटल स्पेस वुड स्टिल बी विद अ टाटा स्टील और विद अ जिंदाल स्टील ओवर वेदांत। प्रेफर अनदर ट्रेड, टाटा स्टील या फिर जिंदल स्टील, लेकिन प्योरली एज अ डिविडेंड प्ले और खासतौर से उन निवेशकों के लिए जिनके हाथ ये शेयर है। इस पर आशीष चतुर्मोता, आपकी कोई टिप्पणी? आप वेदांत को तो ट्रैक करते हैं? जी देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर पे थोड़ा सा एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है और जिस तरह से पोजीशनिंग भी बन रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आपको मूव 350 रुपए तक का स्टॉक में मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में हम इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट टेक्निकल कॉल के तौर पे मुझे लगता है डेफिनेटली 350 की जगह स्टॉक में बन रही है। ट्रेंड को राइड करना चाहिए, 309 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजिशन पे बने रहना चाहिए।
बने रहने की सलाह वेदांत में, और यहाँ पर और एक्शन बढ़ने के आसार क्लियरली बनते दिखाई देंगे। सिन्हा साहब, आई एम श्योर आप ट्रैक करते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर आपको इजाजत है या नहीं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करने के लिए, तो फील फ्री इफ यू हैव एन ओपिनियन ऑन वेदांत। लेकिन एक और पॉकेट जो काफी आजकल एक्टिव हो चला है, जिसका जिक्र हमने पिछले 2 दिनों में भी किया, वो है पावर कंपनियां। आप पावर ग्रिड देखिए, आप एनटीपीसी देखिए, आप अदानी पावर जैसा स्टॉक देखिए, या फिर टाटा पावर के लिए आज एक ट्रिगर भी था दरअसल उस तेजी के पीछे, जहां पर ग्लोबली इन पावर कंपनियों पर शिकंजे लगाए जा रहे हैं कि एक्सेस प्रॉफिट अगर आपके हाथ है तो उसे आपको एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा, उसे अतिरिक्त तरीके से टैक्स किया जाएगा। भारतीय पावर कंपनियों की सिचुएशन ज्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि अगले 2 सालों में शायद एक क्राइसिस ऑफ सॉर्ट्स उभर कर आ सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में कितना एक्सपोजर इस समय इस पावर सेक्टर में आप रखेंगे? क्या एक क्लियर विनिंग सेक्टर साबित हो सकता है या आइडिया साबित हो सकती है आगे? तो देखिए, पिछले साल भर में जो पावर कंपनीज में आउट परफॉर्मेंस आया है, उसके पीछे 2-3 मुख्य कारण रहे। एक तो उनका रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति उनका जो प्रोपोर्शन बढ़ता गया, उसको मार्केट ने रिवॉर्ड किया, एक तो कारण वो रहा। दूसरा रहा कि कुछ रेगुलेटरी एक्शंस रहे जिसने कि इस सेक्टर को अपने इन्वेस्टर के नजर में रखा। इनफैक्ट बिल्कुल हाल ही में अगर आप देखें तो सरकार ने जो सल्फर की मात्रा पर जो लिमिट थी, जो कि अब बिल्कुल नजदीक आ गई थी, उसको सरकार ने 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। मेरे ख्याल से उसका भी एक कारण रहा है पावर स्टॉक्स को बढ़ावा देने में। ओवरऑल अगर आप देखें तो पावर कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो है कि उनकी रेगुलेटेड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि निर्धारित है, और उसके बाद जो अगर अपने एफिशिएंसीज डिलीवर करते हैं तो उसका उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। हाल के दिनों में पावर कंपनीज ने बहुत ही अग्रेशन दिखाया है बाय मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, और खास करके उन्होंने ये दिखाया है अग्रेशन टुवर्ड्स दी ग्रीन एनर्जी सोर्सेस। तो ये इसके कारण ये सेक्टर रहा है इन्वेस्टर के नजर में, और उसने रिवॉर्ड भी किया है इन्वेस्टर्स को। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, और इनफैक्ट थोड़ा बहुत अगर आप देखें अपने स्टॉक्स पे भी आपने टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निकट भविष्य में फिर से होगी आपसे बात और मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मार्केट्स अगर आप देखें उसी लोअर ट्रैजेक्टरी में स्टेबल होने की कोशिश करते हुए, लेकिन 1-2 स्टॉक्स को देखिए बाजार इस वक्त स्ट्रेंथ को बाय कर रहा है। लुक एट इंडियन होटल्स, 335 येट अनदर हाई। एक नया हाई अगर आप देखें इस स्टॉक ने क्रिएट किया 335 पर। अभी मेरे ख्याल से सचिन ने कमेंट्स का जिक्र किया था, अभी वो चले गए, वरना मैं इनफैक्ट एक व्यू देता। ये करीब 23 अगस्त के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 1247। ये सचिन ने दिया था या आई थिंक मानस ने दिया? डॉक्टर साहब बताइएगा मेरे को, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। बट ये आशीष चतुर्वेदी, माफ़ कीजिएगा, आशीष माफ़ी चाहूँगा, बट इट्स क्लोजिंग एट डे हाई 1247.80। बिल्कुल क्लियर कट चार्ट। आज का लो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष ये बताइए, कोई एट द मनी 1240 की या फिर 50 की या 60 की, डॉक्टर साहब कोई से भी कॉल हो दिखाइएगा। आई मीन ये ऐसा चार्ट है जो कह रहा है कि हाँ कल ये कुछ करके दे सकता है। क्या ये एक बेहतरीन BTST हो सकता है? क्या ये कोई ऑप्शन इस पर? बिल्कुल वीरेंद्र, मैंने जैसे कहा 1320 रुपए के लक्ष्य हमें बहुत जल्दी नजर आते हैं। अगेन 5-7 साल का ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है, और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम की पोजीशनिंग है। तो जैसे हमने कहा 1228 के स्टॉप से इस पे खरीदारी कीजिए, 1320 की जगह है। अगर से ऑप्शन में प्ले करना हो तो 1260 की ऑप्शन 41 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। 33 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 55 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ क्यूमिंस के इस कॉल ऑप्शन के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। तो एक बेहतरीन ट्रेड इन कैपिटल गुड्स स्पेस में मुझे क्यूमिंस नजर आता है। जी हाँ, वो एडिशंस को देखिए, प्राइस बिहेवियर को देखिए, बिल्कुल क्लियर कट चार्ट कमेंट्स इंडिया का। आज सुबह इनफैक्ट जब हम सुमित मंच पे आए थे, आई मीन 10 कदमदार की ट्वीट के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए, तो हम जाते जाते आपको क्या कह रहा था, अलर्ट दे रहा था मैं आपको। और इनफैक्ट प्रश्न के आज के ठीक के बाद मैंने आपको एक अलर्ट दिया था कि अपोलो टायर्स बहुत स्ट्रांगली OI अपनी तरफ ऐड कर रहा है। और जनाब उस वक्त अपोलो टायर्स का भाव जो था ना, वो था करीब करीब, लिख आइएगा स्क्रीन पे,
291 का, और एग्जैक्टली जब मैं हैंड ओवर दे रहा था वो वक्त था करीब 10:20 के आसपास का, और इसका भाव था 282 का, माफ़ कीजिएगा 301 हो गया। तो आप थोड़ा आजकल OI एडिशंस पे इनिशियली जो होते हैं ना उन पर नज़र रखा कीजिएगा। और देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया। मानस, इसकी कोई कॉल ऐड करनी चाहिए क्या? आई मीन एग्जैक्टली अगर आप देखें जो ब्रेकआउट था 299 पे आया था, और 299 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 299 ही इसका 10 मार्च का हाई था, उसको बाइसेक्ट कर गया। कोई ऑप्शन या फिर कोई लॉजिकल ट्रेड इस स्टॉक में? अब पूरे सीमेंट में तेजी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपोलो, इट्स सीएट, जेके, अपोलो, सब में तेजी। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरे सेक्टर में तेजी है। जितने भी आप टायर क्षेत्र के स्टॉक्स देखेंगे वहां पर आपको ब्रेकआउट दिखेंगे या तो काफी हैवी वॉल्यूम के साथ पुल बैक देखने को मिलेगा। अपोलो टायर्स की जहां तक बात, देखिए जो ब्रेकआउट का जो स्तर था वो करीब 288 के आसपास था, और मेरा समझना है कि वो जो 2018 के हाईज हैं 305 रुपए, वो टारगेट्स आपको अपोलो टायर्स में सेट करने हैं। तो 5 रुपए का आपको अभी भी देखने को मिल सकता है, बट करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। अगर आपने नहीं खरीदारी की है तो आप आई थिंक इसको अवॉइड करिए, या तो कोई टिप मिले तभी खरीदारी करें। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए 294 के स्टॉप लॉस के साथ। अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे 299.85, ये इसका जो करियर हाई है ना जनाब, मेरे ख्याल से ये आज अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। कितने सारे स्टॉक्स जो है अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में जंप करते हुए। चलिए अब एक काम करते हैं, जो डीलर्स का मूड है उसको समझ लेते हैं। यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतिन, क्या चेज करें डीलर्स इस वक्त? देखिए जो सरकारी पावर कंपनीज हैं, और थोड़े दिनों पहले ही हमने कहा था कि एंटी ESG थीम में एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे शेयर्स बैठ रहे हैं। आज भी अगर हम मोमेंटम देखें कोल इंडिया का, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ज़बरदस्त मोमेंटम है। इनफैक्ट अगर मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा पढ़ूं तो पावर ग्रिड का ओपन इंटरेस्ट आज 12% ऊपर है, एनटीपीसी का ओपन इंटरेस्ट करीब 8% ऊपर है, और डेली न्यूज़ को लगता है कि यहाँ से भी 5 से 7% आपको पोजिशनल अपसाइड दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ काफ़ी एग्रेसिव आपको बाय पोजीशंस खास करके डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो पावर ग्रिड एनटीपीसी में जो है खरीदारी की सलाह दे रहे हैं डेली रूम्स। इसके अलावा BTST की सलाह वो ABFRL यानी आदित्य बिरला फैशन रिटेल पे वो दे रहे हैं। ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट में यहाँ इजाफा भी हुआ है लॉन्ग साइड पे 5 से 6% का, और लगभग 350 के टारगेट्स के साथ यहाँ वो अपनी BTST ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं। तो पावर कंपनीज और आदित्य बिरला फैशन, ये दो स्टॉक्स जहाँ डेली रूम्स आज फोकस रख रहे हैं। इनफैक्ट पावर कंपनियों की तो हम अभी भी बात भी कर रहे थे, जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों ने पकड़ी है। लेकिन AB फैशन ये एक स्टॉक जिसका जिक्र भी यतिन ने किया, और AB फैशन एक ट्रेड है जो आज 1.5% ऊपर। मानस, इसको आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, 340 है आज का भाव। यहां से आगे कितनी और क्षमता तेजी दिखाने की, क्या खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। देखिए ब्रेकआउट तो करीब 320 रुपए के आसपास देखने को मिला था, और जो हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो 370 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। अगर करंट लेवल्स पर कोई खरीदारी कर रहा है तो 329 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 360 और फिर 370 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। 360-370 की तरफ बढ़ने की पूरी क्षमता दरअसल ये स्टॉक कमा रहा है। इस बीच एमटार टेक्नोलॉजीज पर जो फ्लैश आया था वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एमटार के हाथ एक बड़ा ऑर्डर लगा है, ये फिलहाल खबर आ रही है, 540 करोड़ का ऑर्डर एमटार के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। अब एग्जैक्टली कंपनी को करना क्या है? क्लीन एनर्जी सेगमेंट में इनके हाथ दरअसल ये ऑर्डर लगा है। ड्रोन सेगमेंट क्लीन एनर्जी में कंपनी काम करती है। 540 करोड़ का ऑर्डर एक बड़ा ऑर्डर रहता है। 4% भाग चुका है। एमटार क्या आप ट्रैक करती है शर्मिला? Yes, and I think it's quite a good stock at this level. नतीजे भी काफी ठीक ठाक थे, और इस तरह की अगर ऑर्डर विन है तो वो कंपनी के लिए और अच्छी बात है। So yes, I would be positive on the stock. के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आती हुई एमटार के मैनेजमेंट ने इनफैक्ट बोला भी था कि इनकी ऑर्डर बुक कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट जब बातचीत हुई थी उन्होंने इनफैक्ट गाइड किया था कि FY23 में 1000 करोड़ के ऑर्डर्स ये डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखते हैं अब इस ऑर्डर के आने के बाद इनकी ऑर्डर बुक कितनी इन्फ्लेट होती है और कब तक इनको ये डिलीवर करने पड़ेंगे ऑर्डर्स। एमटार गाबा साहब एक टेक चेक प्लीज। 1680 पर है शेयर। यस, मुझे अच्छा लगता है। इसका बेस बना हुआ है, बेस 1600 के आसपास है एमटार का,
अगर अपमूव मिलता है यहाँ पर, पॉसिबल है क्या मिले अपमूव? अगर ऐसा कुछ होता है तो 1750 पॉसिबल है एमटार में। यस, सेटअप तो सही है, एक सिर्फ थोड़े जर्क की जरूरत है। सेटअप मजबूत, और यहाँ पर आज तो आ ही गया मूव 4% की तेजी का, और एक तगड़ा ऑर्डर इनके हाथ आता हुआ क्लीन एनर्जी सेगमेंट में एमटार की हो रही है बात। याद रखिएगा, कंपनी दरअसल न्यूली लिस्टेड कंपनी है, इसरो का एक बड़ा सप्लायर है, ड्रोन सेगमेंट में काफी एक्टिव है, कुछ डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर्स आते हैं, और अब क्लीन एनर्जी जो एक एक्सपेंडिंग सेक्टर है, काफी तेजी से वहां पर निवेश हो रहा है, उसका भी ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम ट्रेड्स की। 15:11 हो गया, यानी कि 3:11। गावा साहब बताइए, बीटीएसटी या एसटीबीटी? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बीटीएसटी मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। डेल्टा कॉर्प अच्छी तेजी है, बहुत बड़ा मोमेंटम अच्छा है, 216 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब 220 में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 230 तक जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। फिर 240 भी ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सेटअप के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है डेल्टा कॉर्प में। कॉप में मौका आज भी तेजी करने का, 5% वैसे ऊपर है काउंटर, लेकिन अभी भी तेजी करें, आगे आपके लिए बढ़िया लेवल्स देखने को मिले। लेकिन निफ्टी बैंक, बाकी ट्रेड्स पर आए उससे पहले एक बार निफ्टी बैंक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। निफ्टी बैंक में अब 200 पॉइंट की गिरावट आ गई है, 41,193 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो डिप आया है, अचानक निफ्टी बैंक में एक डिप आता हुआ दिखाई दिया, और इसी तरह का डिप दरअसल आपको निफ्टी में भी दिखाई देगा, 120 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी तो वैसे भी नर्म था, निफ्टी बैंक आपको याद होगा जब लास्ट हमने इसे एड्रेस किया था 80 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अचानक वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दी। एक बार क्या अमेरिकी फ्यूचर्स का भी जायजा ले लें प्लीज डायरेक्टर साहब, वहां से क्या ऐसा कुछ क्यों उभर कर आ रहा है जो दरअसल मूड को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है? हालांकि हम सुबह में आते हैं, हल्का सा रिएक्शन दिखाते हैं, फिर डीकपल हो जाते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं वो सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स से ऐसा मेरे स्क्रीन पर तो कुछ इंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैटिश ट्रेड करते हुए। तो देखना है कि ये सेल ऑफ या फिर ये हल्की सी मुनाफा वसूली क्यों आ रही है। कुछ आपने खास पढ़ा है क्या आशीष चतुर्मोता निफ्टी बैंक में पिछले 5-10 मिनटों में, या फिर एक जनरल प्रॉफिट बुकिंग हुई है? आप म्यूट पर हैं आशीष। जी, मैं कह रहा हूँ आशीर्वाद, देखिए ये जनरल प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ये समझना होगा कि बैंक निफ्टी ने अपने 10 महीनों के हाईज को रीटेस्ट किया, तो वहां से एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग बन रही है। पर मेरे हिसाब से डिप बाय एन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, और हमारा मानना है आपको यहाँ पे 41,000 की डिप पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एक बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में बनती हुई नजर आएगी, और बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो 41,000 का जो एरिया है वो एक अच्छा बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा ट्रेडर्स के लिए। इमीडिएट बेसिस पर आपको 41,800 से 42,000 तक का मूव देखने को नजर आ सकते हैं। हाल एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है निफ्टी बैंक में डिप पर खरीदने के लिए, लेकिन रेडिंगटन पर एक खबर आ रही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। रेडिंगटन हम सब जानते हैं, नॉर्मली इसे हम देखते हैं एप्पल के सप्लायर के तौर पर, एप्पल के साथ टाई अप है, लेकिन अब गूगल के साथ भी इन्होंने हाथ मिला लिए हैं। दोनों कंपनियां गूगल क्लाउड और रेडिंगटन इंडिया एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली है क्या, ये समझना होगा। ये फिलहाल स्टॉक में आग लग रही है, 4.5% तक की तेजी। कोई टेक्निकल व्यू मानस रेडिंगटन पर देखिए, मैं तब तक ढूंढने की कोशिश करती हूँ ये गूगल ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली क्या है। रेडिंगटन ने 155 रुपए का जो एक हर्डल था उसको क्रॉस किया है। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, आज जब ब्रेकआउट देखने को मिला तो वहां पर बेहतरीन वॉल्यूम भी देखने को मिले। तो आई थिंक अब ये 170 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो करंट लेवल से भी 10-12 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 154 के रहेंगे और 170 के टारगेट सेट करेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए 170 के टारगेट के लिए 5% तक की तेजी। गूगल क्लाउड के साथ इन्होंने करार किया है रेडिंगटन इंडिया में, होपफुली और डिटेल्स आएंगे। लेकिन गूगल डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड एज जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बेसिकली 5G कोर और रेडियो एक्सेस नेटवर्क के फंक्शंस को स्मूथली ऑपरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए शायद ये एक डील है। शर्मिला, कोई इंसाइट एग्जैक्टली किस तरह का करार हो सकता है गूगल क्लाउड के साथ रेडिंगटन का?
नहीं, इवन आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट ऑन टू गूगल टू सी व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, लेकिन जैसे कि आपने कहा इट्स प्रोबेबली टू डू विद शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड यूजिंग 5G एक्सेट्रा, तो उस तरह की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेलीकॉम जो नए चेंजेस आएंगे उसका इस्तेमाल करके वो होगा, बट रियली आई कांट रियली के सौदे, लेट्स नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, क्योंकि शायद हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं और एक्चुअली वो कुछ और हो, लेकिन इस तरह के टाई अप्स, इस तरह की पार्टनरशिप्स रेडिंगटन के लिए व्हाट डज इट रियली मीन इन टर्म्स ऑफ कितना बड़ा बिजनेस इनके लिए निकल कर आएगा, किस तरह का अडेप्शन होगा लार्जर टेक्नोलॉजी का, क्या ये रोल प्ले करेंगे एप्लीकेशन बनाने में, उसको सपोर्ट करने में? Absolutely, because I think as you said, more than the technicalities, what जो हमें चीज समझनी चाहिए वो यही है कि अब जिस तरह से चीजें बढ़ रही है, the edge will lie in आप इस चीज को किस तरह से मोनेटाइज कर पाओगे, और कितने प्लेटफॉर्म्स पर आप कोई भी लाइक सपोज यू आर एम्बेडेड इन एन ऐप, तो वो ऐप पे शायद वो एक आध चीज बेच सकेंगे, मे बी यू जस्ट रिक्वायर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्विस, तो यू डोंट नीड टू बाय द होल सर्विस, तो आप एक पार्ट ले सकेंगे। तो ये जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये चीजें बढ़ रही है, दैट इज ओपनिंग अप न्यू फ्रंटियर्स और न्यू मीन्स ऑफ पैसे कमाने के लिए नए नए एवेन्यूज खड़ी कर रही है कंपनीज के लिए, एंड आई एम श्योर दिस इज अलोंग दोज लाइंस, because Google is tying up with a whole host of companies to provide different types of services। जैसे कि मुझे याद है कि थोड़े दिन पहले मैंने सुना था कि मैप माई इंडिया के साथ भी गूगल स्ट्रीट व्यू का एक करार हो गया है, सो दे आर ट्राइंग टू यूज देयर प्रेजेंस इन वेरियस वर्टिकल्स, और मुझे लगता है कि उन जो कंपनीज उनके साथ पार्टनर करती है वो भी इसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत इफेक्टिव तरह से मोनेटाइज कर पाएगी। यहाँ पर किस तरह का मोनेटाइजेशन और क्या निकल कर आता है, लार्जली गूगल वर्क स्पेस को भी इस्तेमाल करने का मौका देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बीच टायर शेयरों में हमारी टिकट टीम कह रही है कि बहुत जोरदार तेजी देखने को मिली। जेके टायर सीएट के एक इनफैक्ट इन्वेस्टर मीट हुई थी और वहां से एक अपडेट निकल कर आया कि एक्सपोर्ट सबड्यूड रह सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है। रूरल डिमांड इस समय थोड़ी सी नरम जरूर है, लेकिन आगे एक अच्छा खासा पिकअप आने का अनुमान जताया जा रहा है। सीएट, आपको याद होगा हमने मैनेजमेंट से बात की थी, किराना की दुकानों में दरअसल ये आजकल अपने टायर बेच रहे हैं देन द यूजुअल जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट्स होते हैं, तो कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं। ये स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर। पालविया साहब, ये सीएट, जेके टायर, अपोलो, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है तेजी का और तेजी में लेना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए इस मूव का? तो देखिए, अपोलो टायर तो क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो जेके टायर में भी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से देखने को मिला। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है अपोलो टायर, जेके टायर दोनों स्टॉक पे पोजीशन कैरी की जा सकती है। और हमें लगता है कि अपोलो टायर का जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए 318 से 325 तक का, स्टॉप लॉस होगा करीब 291 के आसपास। और जेके टायर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक अब यहाँ पे अब 180 के ऊपर सस्टेन रहा, तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन के आना चाहिए वो 215 से 220 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 180 के स्टॉप लॉस से जेके टायर में भी पोजीशन लॉन्ग साइड की रखी जा सकती है। अच्छा, बीटीएससी ट्रेड अभी अगर आप देखें कुछ बाकी हैं उनको कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर। और मानस, आपका बीटीएससी कॉल क्या होगा? आई मीन वी आर क्लोजिंग एट डे लो, आई मीन डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज हो रहे हैं हम, और ऑल्दो एक पुट राइटर्स का जोन है 17,800 अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में उसके ऊपर है। आई मीन काफ़ी बड़े डिफरेंशियल से, बट स्टिल एक्सपायरी डे का जो सेशन होता है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का स्पेस जो है वो क्रिएट कर देता है, वो लाजमी है। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है कल के लिए, कुछ कैरी करें या ना करें, और आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, मोमेंटम कॉल क्या रहेगा कल के लिए? बिल्कुल, देखिए मेरा तो समझना है कि कैरी करना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव अभी तक नहीं लगता है। 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन दिखाया है, लेकिन यहाँ पर भी अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। इसलिए अभी आज भी एक बीटीएसटी कॉल रहेगा और वो पीएफसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पीएफसी ने एक प्राइस ब्रेकआउट 117 रुपए के ऊपर दिया है, 20-day मूविंग एवरेज रिगेन कर लिए हैं, और अब मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर 122 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। 116 रुपए के स्टॉप लॉस से पीएफसी में खरीदारी करिए 122 रुपए के टारगेट के लिए।
ओके, पीएफसी अगर आप देखें आपके रडार पे है, पीएफसी को कैरी करेंगे कल के लिए। आशीष आपके कैरी करेंगे कल के लिए, आशीष चतुर्मोता जी। वीरेंद्र, वैसे तो मुझे लगता है जो हमने स्टॉक डिस्कस किए पूना वाला, क्यूमेंस और मारुति, तीनों ही बहुत बेहतरीन लग रहे हैं स्ट्रक्चर के वाइज पे। अगर से बीटीएसटी करना होगा तो मैं क्यूमेंस के साथ जाऊंगा जिसमें शॉर्ट टर्म डेटा काफी सपोर्टिव है। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1230 का। 1230 के स्टॉप के सामने 1300 रुपए के लक्ष्य बीटीएसटी पे देखने को क्यूमेंस में नजर आ सकते हैं। 1248 पर आपने कमेंट्स को ही अगर आप देखिए रिकमेंड किया, और मेरे को याद आता है एक सेकेंड, आपने एक जो ऑप्शन कॉल दिया था इसकी 1260 की स्ट्राइक। डायरेक्टर साहब प्लीज उसका प्रीमियम लिख आइएगा, 1260 की कॉल। अगर आप फ्यूचर्स प्रीमियम नहीं कैरी करना चाहते तो आप इस कॉल पर ध्यान दे सकते हैं। प्रीमियम रखिएगा इसका प्लीज। 1300 का स्पॉट ये फ्यूचर्स का टारगेट है, और 1248 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ ऑलमोस्ट 18 रुपए ऊपर। ये इसके करियर की हाई क्लोजिंग है क्या? नो, नॉट एग्जैक्टली, करियर की हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं है। दरअसल लास्ट मंथ ही इसने एक इंट्राडे हाई क्रिएट किया था 1290 का, वो इसका अगर आप देखिए इंट्राडे और करियर हाई है। ओके, राजेश पालवे जी आपके कैरी करेंगे? होटल को यहाँ पे बीटीएसटी कैरी करने की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में एक कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे इंडियन होटल को बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट इंडियन होटल फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 345 से लेकर 348 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 328 का। अगर किसी को कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 335 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है। 9 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 7 रुपए का। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के आना चाहिए 13 रुपए से 15 रुपए तक। ओके, इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पे 335 का जो कॉल ऑप्शन है आप उसको कैरी कर सकते हैं। ये अपने करियर के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके आज इंडियन होटल्स क्लोज होता हुआ, गुड, अच्छी बात है। शर्मिला, अब क्लोजिंग थोड़ी सी अगर देखिए मायूस कर देने वाली है, बट अमूमन ऐसा संभव होता है, एक सब्सटेंशियल मूव के बाद एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थोड़ी सी कूल करने वाली होती है। आप कुछ कन्विक्शन के साथ अगर कैरी करना चाहें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, तो वो क्या होगा? नॉट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्ट, बट मुझे लगता है कि एबीबी, आई वाज जस्ट लुकिंग एट एबीबी और उनके नतीजे और अर्निंग्स, और थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि किस तरह के इंफ्रा में ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स, हम देख ही रहे कि इन सब शेयर्स में भी काफी हरकत है, whether it is Larsen, उन तरह के इंफ्रा रिलेटेड। तो आई थिंक एबीबी इज आल्सो अ ग्रेट स्टॉक टू लुक एट। तो कैपिटल गुड्स में काफ़ी अगर आप देखें तो यहाँ पर व्यूज आ रहे हैं। कमेंट्स और एबीबी, 2 कन्विक्शन कॉल, 2 मोमेंटम कॉल्स कल के लिए जो कि कैरी कर रहा है हमारा पैनल। 41,119 ये है निफ्टी बैंक का स्तर, निफ्टी का स्तर, और 17,862 डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके। फिर भी देखिए, अगर आप मुझसे पूछे ना, 863 इज डिसेंट क्लोजिंग निफ्टी की, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपायरी डे कुछ स्टॉक्स जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया, देखिए अब मोमेंटम कॉल्स का क्रम पूरा हो चुका है और डाउ फ्यूचर्स का जिक्र हर्षता दोबारा कर ही चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जिन स्टॉक्स की क्लोजिंग बेहद शानदार हो रही है, एक तो यूटिलिटी स्पेस पे नज़र रखिएगा और पावर कंपनियों पे नज़र रखिएगा, सब बेहद शानदार ओआई एडिशंस लेके क्लोज होने की तरफ बढ़ती हुई। आईजीएल एमजीएल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आप देखिए, आज अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने करियर का हाई 3752 लगाया। इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर अदानी एंटरप्राइजेस। उसके बाद डेल्टा कॉर्प, जिसका प्रकाश सर ने जिक्र किया, याद रखिएगा आज ये पोस्ट मई 2022 अब तक के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ, अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डेल्टा कॉर्प के बारे में संदर्भ में एक बात यहां पे बोल दूं कि 24 अगस्त से लेकर अब तक, जो कि पूरे बाजार का एक ट्रबल जोन है अब तक का, 24 अगस्त से लेकर अब तक डेल्टा ने कितने ही मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए थे 100 डे को काटने के, बाइसेक्ट करने के लिए, लेकिन क्लोज नहीं हो पाता उसके ऊपर। आज उसके ऊपर बड़े एक फ्रैक्शन से क्लोज होने की तैयारी करता हुआ एट 222.85। ये एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग है डेल्टा कॉर्प की। और अगर आप देखें जिन काउंटर्स ने आज काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, इस क्रम में प्लीज़ इंडियन होटल्स लेके आइए। अभी राजेश पालू जी ने जिक्र भी किया इसका, बहुत अच्छा मूव, 3.25% ऊपर, ऑल टाइम हाई क्लोज। और एक स्टॉक और रखिएगा बस यहाँ पे जिसमें अच्छा मूव था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2039 लोअर लेवल से। देखिए स्ट्रक्चर कमजोर है बट लोअर लेवल से आज एक अच्छा पुल बैक की कसौटी ये थी कि इसने 10 को अगर आप देखें पार किया। अच्छे पुल बैक की कसौटी ये भी थी कि इसने आज
20 डेमा की रेंज को स्ट्राइक किया। आता हूँ एक बार मार्केट ब्रेथ पे, आइए देखते हैं जनाब, जरा डायरेक्टर साहब वो ब्रेथ लेके आइए कि क्लोजिंग के वक्त तक आते आते वो ब्रेथ कैसी रही और गेनर्स, लूजर्स और शॉर्ट लॉन्ग का जो इक्वेशन था वो क्या कह रहा था। आज के अगर आप हीट मैप को देखें और इसे बाइसेक्ट करके देखें तो आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट कहाँ पे हुए। इस क्रम में सबसे ऊपर लेके आइएगा जनाब, ये आज टायर स्टॉक्स ने, ऑटो स्टॉक्स ने, ऑटो एंसिलरी ने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया। MRF, अपोलो डेरिवेटिव्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सुबह सुबह मारुति ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। ठीक है, ये स्क्रीन पे प्लीज़ एक बार वो डेटा ये रहा है, फिर सेटअप आपकी स्क्रीन पे। MRF, अपोलो टायर्स, दो स्टॉक्स ने सब्सटेंशियल OI ऐड किया। अदानी एंटरप्राइजेस ऑल टाइम हाई, ग्रेनुअल्स इस रेंज के हाई पे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लोअर लेवल से पुल बैक, इंडिया के ऊपर शॉर्ट कवर कहां पे हुआ, डेल्टा कॉर्प में क्लोज अबव 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इंडिया सीमेंट्स में, पेज इंडस्ट्रीज में, कोल इंडिया और नवीन फ्लोरिन केमिकल स्पेस में एक और स्टॉक जो कि आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा था। बट अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन थी लॉन्ग शॉर्ट की, क्लोजिंग के वक्त तक आते आते थोड़ी सी खराब हो गई। सुबह जहां पे 116 एडवांसेस थे, टुवर्ड्स क्लोजिंग हार्डली 61, शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज हिंडाल्को में, PVR में, मेट्रोपोलिस में, इंटेलेक्ट डिजाइन में, एरिना में और लॉरस लैब में। ब्रह्मास्त्र का जो असर था वो आज अगर आप देखें तो कुछ एग्जिट्स ने कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अगर आप देखें इम्पैक्ट डाला। 4.25% आज स्टॉक नीचे रहा और लॉन्ग अनवाइंडिंग जो हुई RBL में, इंडिया बस हाउसिंग फाइनेंस में, इंडसइंड बैंक में, BEL में और सिमेंस में। तो ये सेकेंड हाफ में कुछ बैंक्स जो थे वो आज थोड़ा सा बेयर ग्रिप में या फिर कह सकते हैं कि सॉफ्ट होते हुए नजर आए। चलते हैं इस क्लोजिंग को और बारीकी से समझने के लिए, देखने के लिए हर्षदा के पास वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। वीरू, ऊपरी लेवल से तो मुनाफा वसूली आई है अनडाउटेडली, लेकिन आज याद रखिएगा 18,100 के काफी करीब हम गए और फिर वहां से कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। तो इस समय आप ध्यान देंगे तो इंडेक्स जो है 138 अंकों की गिरावट पर है, निफ्टी बैंक 225 अंकों की गिरावट पर है। तो प्रेशर आज आया है और IT का हाल बुरा है। IT इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते हर रोज कमजोर है और आज फिर निफ्टी का IT इंडेक्स 441 अंकों की गिरावट पर 1.5% के नुकसान पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। आज दरअसल टेक्नोलॉजी के साथ साथ रियल एस्टेट में भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो रियल्टी इंडेक्स आपके लिए लेकर आएंगे। मेटल्स में भी कुछ अंश मुनाफा वसूली के थे, हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स में हमने देखा था कुछ नरमी आती हुई दिखाई दी। लेकर आइएगा प्लीज यहाँ पर रियल्टी पैक, आपका मेटल पैक। दूसरी तरफ ऑटो में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन कितना योगदान था आयशर और मारुति का ओवरऑल इंडेक्स को सुधारने में, वील हैव टू सी। 1% का नुकसान रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिला। मेटल इंडेक्स भी दिखाइएगा, ऑटो इंडेक्स भी दिखाइएगा। ये 3-4 इंडाइसेस देखते हैं और फिर हीट मैप की तरफ बढ़ेंगे। मेटल्स में हल्की सी पॉजिटिविटी रही है, हालांकि प्रेशर तो था स्टॉक्स में। ऑटो इंडेक्स भी आएगा क्या? कुल मिलाकर आज 90 अंकों की बढ़त और आयशर मारुति सबसे बड़े प्लेयर्स थे और मारुति का हम सब जानते हैं हाल क्या था। आज 9,200 तक के लेवल्स देखने को मिले, 9,500 की भी बात हुई। 10,500 का दरअसल टारगेट आया है बोफा सिक्योरिटीज की तरफ से और ये वो स्टॉक जो आउट परफॉर्मर आज के लिस्ट के साथ ही आप आयशर भी देखिएगा जहां पर हमने देखा अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हाउएवर, गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी। एक चीज है इस बाजार में जहां पर ऊपरी लेवल्स पर आज एक्सपायरी के चलते थोड़ी सी मुनाफा वसूली रही, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा था। ऐसा समय था जहां पर 150 अंकों की बढ़त देखने को मिली, लेकिन फाइनल क्लोज आ रहा है 100 पॉइंट की बढ़त पर। अब आते हैं हीट मैप पर, कौन कौन से स्टॉक्स ने क्या कुछ किया है आज तेजी की तरफ देखिए। मारुति जिसका मैंने जिक्र किया 9,200 पर टिकता हुआ, आयशर में भी 2-2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। पावर कंपनियों में पावर ग्रिड है 237 पर, एक और स्ट्रॉन्ग क्लोज। अदानी पोर्ट, NTPC, पावर ग्रिड और NTPC पर ध्यान देना है। ग्रासिम में आज खरीदारी होती हुई दिखाई दी और कोल इंडिया भी तेजी की तरफ था। बैंकों में वैसे इस हफ्ते अच्छी खासी तेजी बनी है। इनफैक्ट ICICI बैंक टॉप ट्रेड्स में, SBI टॉप ट्रेड्स में रहा है इस पूरे हफ्ते। आज गुरुवार तक हल्का हल्का दबाव इधर देखने को मिला, लेकिन मंदी का 4% नीचे। इन्फोसिस में फिर बिकवाली, 3% का नुकसान। टेक महिंद्रा भी आज देखिए 3% टूटता हुआ। सिप्ला, बजाज ऑटो, हीरो जैसे ट्रेड्स में भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कुल मिलाकर आज का सत्र आप कह सकते हैं कल की बढ़िया रिकवरी के बीच और कल के डिफायंस के बीच, ग्लोबल मार्केट्स में का जो हाल था उसको डिफाई करके जो हमने तेजी देखी थी उसके सामने थोड़ा सा
नरम रहा, सांस ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यही देखने को मिला। तो 17,872 पर आज जाकर दिन टिक रहा है, 131 अंकों की गिरावट और निफ्टी बैंक करीब करीब 206 पॉइंट नीचे। देखते हैं सीधा सौदा में आशीष और सुमित ने जो स्टॉक्स जोड़े थे उनमें से किन ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो आशीष का जो आउट परफॉर्मर था तेजी की तरफ, कैंपस एक्टिव है 2.5% ऊपर, पॉली मेडिक्योर में 3% की तेजी, वहीं वेरांडा में एक नेगेटिव खबर आई तो 3% टूटा और पीवीआर ब्लॉक की वजह से हमने देखा आज 4.5% कमजोर जाकर खड़ा था। सुमित ने किन स्टॉक्स की बात की तो तेजी वाले ट्रेड्स, वीआईपी देखिए 2.25% ऊपर, बालाजी अमाइंस 1.5% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एचजी इंफ्रा में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली, लेकिन पॉजिटिव क्लोज इनकी तरफ से जरूर बना है। तो ये रहा आज का हाल। 17,872 के लेवल्स पर निफ्टी जाकर टिकता हुआ। याद रखिए 865 आज का लो था, तो आज के लो को हमने थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन देखना यही है कि क्या हम परसों के हाई और आज के हाई को कल क्रॉस करते हैं और उसके ऊपर टिकते हैं या नहीं। चलिए, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह एकदम सवेरे। वीरो और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।